तो यहाँ पे आप हमेशा अपने प्रोजेक्ट में देखा होगा एक पैकेज डॉट जेसन फाइल रहती है, पर हम कुछ यूज कर रहे हैं npm, बार बार बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने इसके बारे में थोड़ा ठीक से पढ़ा नहीं। तो वो पढ़ लेते हैं पहले। मैं ये ऐप डॉट सी एस एस डिलीट करता हूँ, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली। और ऐप डॉट टी एस में से भी सामने पड़ गई है तो सोचा उड़ा ही दूँ उसे। और ठीक है, आप समझते हैं npm क्या है। npm इज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल। डिपेंडेंसी, so what does dependency mean? Dependency in any project means वो प्रोजेक्ट जो लाइब्रेरीज यूज कर रहा है, राइट। जैसे हम टेलविंड CSS यूज करेंगे, रिएक्ट राउटर यूज करेंगे, जो भी हम npm की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं वो लाइब्रेरीज, राइट। तो npm क्या है, उन लाइब्रेरीज को या डिपेंडेंसीज को मैनेज करने का टूल है। अगर हम npm यूज ना करते और हम कोई लाइब्रेरी यूज करना चाहते तो कर सकते थे, फिर भी क्या करते, इंटरनेट पे उसका कोड पड़ा हुआ है, जाते उसको डाउनलोड करते अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते, राइट। एक फोल्डर बना लेते अलग से ताकि सारी थर्ड पार्टी अलग दिखती रहें, अलग रहें, हमारे कोड के साथ मिक्स ना हो। और मिक्स हो भी जाए तो उससे क्या नुकसान है वो भी हम समझेंगे। सो मिक्स करते ही अलग फोल्डर में जैसे भी हम इंटरनेट से डाउनलोड करके लाइब्रेरीज को डाल देते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट अप्रोच। प्रॉब्लम ये है कि ये लाइब्रेरीज में हो सकता है कि कोई बग हो। अब वो बग उन्होंने फिक्स किया तो आपको पुराना जो कोड आपने डाउनलोड करके डाला था वो डिलीट करना पड़ेगा और नया कोड ऊपर से डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। तो मैनुअल बहुत है, जब भी लाइब्रेरी अपडेट होगी डिलीट करो डाउनलोड करो, और फिर पता रखो कि क्या लाइब्रेरी में कोई नया वर्जन आया है जिसमें कोई बग फिक्स हुए हैं। दूसरी प्रॉब्लम, आपने एक लाइब्रेरी डाउनलोड करी, आपको इच्छा थी रिएक्ट राउटर यूज करने का, लेकिन रिएक्ट राउटर आप अकेला इंस्टॉल नहीं करोगे। जब आप रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करोगे तो आपको पता चलेगा रिएक्ट राउटर को काम करने के लिए 4 लाइब्रेरीज और चाहिए, तो आप इंटरनेट से उनका कोड भी डाउनलोड करोगे। और फिर जब उनका कोड डाउनलोड करोगे तो पता चलेगा उन 4 को आगे 50 लाइब्रेरीज चाहिए। सो कई बार आप एक लाइब्रेरी डाउनलोड करते हो तो वो एक नहीं 50 40 30 100 लाइब्रेरीज डाउनलोड होती हैं। आप करने तो चलते हो एक, लेकिन उसके साथ लगे आ जाती हैं और बहुत सारी लाइब्रेरीज। मेक सेंस? तो अब आप तो उनको खुद डाउनलोड करने में तो पागल हो जाओगे, पहले रिएक्ट राउटर डाउनलोड करो फिर पढ़ो कि रिएक्ट राउटर को क्या क्या चाहिए फिर वो डाउनलोड करो। इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू डू थिंग्स दैट वे। अब देखो, अगर हम अपने प्रोजेक्ट में दूसरी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं तो वो लाइब्रेरीज भी तो अपने कोड में दूसरी लाइब्रेरीज यूज करेंगी ही ना जहां उनको जरूरत पड़ेगी। अगर हमको रैंडम नंबर जनरेट करना था, रैंडम यूनिक आईडी जनरेट करनी थी, तो हमने लोडैश यूज किया खुद कोड लिखने की जगह। अब अगर रिएक्ट राउटर को कहीं पे यूनिक आईडी जनरेट करनी होगी तो वो क्या खुद से कोड लिखेगा? फिर वो भी तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करेंगे ना। तो जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हम यूज करेंगे वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट दूसरे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स यूज कर रहे होंगे। तो आपको ना सिर्फ वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है या वो लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है जो आपको चाहिए, बट वो भी चाहिए डाउनलोड करनी पड़ेंगी जो उन लाइब्रेरीज को चाहिए, राइट। तो काफी सारी लाइब्रेरीज, एक काम को करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ जाएंगी। सो वो मैनुअली इतनी लाइब्रेरीज का ट्रैक रखना, उनको डाउनलोड करना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट। तो वो काम करता है npm। ऐसे हर लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिपेंडेंसी मैनेजर्स हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट के लिए npm एंड yarn आर वेरी पॉपुलर। आप PHP में जाओगे तो कंपोजर है, ठीक है। आप अगर iOS के फील्ड में जाओगे, स्विफ्ट में या ऑब्जेक्टिव सी, वहाँ पे कोकोपॉड्स है, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल होते हैं बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
सो npm एंड yarn आर टू वेरी पॉपुलर ऑप्शन, हम npm यूज कर रहे हैं। अब ये npm काम कैसे करता है, कोई भी जो आपका लाइब्रेरी मैनेजर है वो काम कैसे करता है, जो ये डिपेंडेंसी मैनेजर है, तो ऐसे काम करता है कि एक फाइल बनती है, यूजुअली ये बहुत कॉमन है, पाइथन में हो गए तो अलग तरीके से रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी या कुछ बनेगी, हर जगह का अलग कहानी है। बट जावास्क्रिप्ट की दुनिया में बनती है पैकेज डॉट जेसन। इसमें आप लिखते हो आप क्या क्या पैकेज या क्या क्या लाइब्रेरी या क्या क्या डिपेंडेंसी, जो भी बोल लो, मल्टीपल नाम है, आप यूज कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे लिखा डिपेंडेंसी और यहाँ लिखा डेव डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसीज का मतलब है वो डिपेंडेंसीज जो आपको प्रोडक्शन में भी चाहिए, और डेव डिपेंडेंसीज हैं वो डिपेंडेंसीज जो आपको ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही चाहिए बस। ठीक है, जैसे वाइट है, वाइट आपको डेवलपमेंट के दौरान तो चाहिए, लेकिन जब आपका फाइनल कोड बनेगा उसमें वाइट की कोई जरूरत नहीं है। आपके फाइनल कोड में टाइप स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज फाइनल कोड आपका जावास्क्रिप्ट वाला होगा। फाइनल मतलब npm रन बिल्ड करने के बाद वाला, राइट। तो लेकिन दीज डेज को इतना फर्क पड़ता नहीं है, या आप यहाँ डेव डिपेंडेंसीज में लिखो या डिपेंडेंसीज में, क्यों नहीं पड़ता वो भी मैं तुमको बाद में समझाऊंगा। बट क्योंकि एक्चुअली आजकल ये है कि डिपेंडेंसी आप सब कुछ को डेव डिपेंडेंसी में डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन में तो आजकल कुछ भी नहीं चाहिए होता, प्रोडक्शन का कोड तो बिल्कुल ही अलग होता है, वो बिल्ड बिल्ड होके उसमें कोई लाइब्रेरीज, सारी लाइब्रेरीज तो वेंडर डॉट जेएस में ऐड हो चुकी होती हैं जो जो काम की हैं। तो इससे ना इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग तरीके से चीजें चलती हैं आजकल। बट फिर भी मतलब समझने के लिए, और जो प्यूरिस्ट हैं वो आज कभी भी ऐसे ही लिखते हैं, जो प्रोडक्शन में भी जाएंगी लाइब्रेरीज वो यहाँ, जो प्रोडक्शन में नहीं जाएंगी सिर्फ डेवलपमेंट में चाहिए वो यहाँ। लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ता आजकल, इसलिए नहीं पड़ता कि यहाँ लिखने से डिसीजन नहीं लिया जा रहा आजकल। आजकल डिसीजन इस बात से लिया जाएगा कि आपने अपने कोड में यूज क्या कर रखा है। मैंने अपने कोड में जो जो चीजें इंपोर्ट कर रखी हैं, जैसे मैंने रिएक्ट इंपोर्ट कर रखी है, तो रिएक्ट का कोड अपने आप बंडल हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था कि हमारा जो बिल्ड टूल है वो मेन डॉट टीएसएक्स से अपना अपना जीवन की शुरुआत करता है, और जो जो रास्ते में आता जाता है उनको पकड़ता जाता है। रिमेम्बर हमने पढ़ा था कि वाइट कैसे काम कर रहा है या बिल्ड टूल कैसे काम करता है, वो इंपोर्ट के बेस पे काम कर रहा है। आपने क्या क्या इंपोर्ट कर रखा है। तो एक्चुअली रेदर देन डिपेंडेंसी एंड डेव डिपेंडेंसी, फाइनल बिल्ड में क्या होगा वो डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, नॉट बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी एंड डेव डिपेंडेंसी बट रेदर बेस्ड ऑन इंपोर्ट्स। अब जैसे आपने अपने पूरे कोड में कहीं वाइट इंपोर्ट नहीं करा होगा ना, पूरे कोड में कहीं आप टाइप स्क्रिप्ट इंपोर्ट करोगे, बिकॉज वो आपको अपने कोड में नहीं चाहिए, बल्कि वो डेवलपमेंट के लिए चाहिए, कोड को चलाने के लिए चाहिए, कोड के अंदर नहीं चाहिए। डज दैट मेक सेंस। सो वाइट हम बिल्ड के लिए, बिल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक लाइट चली गई। सो सो डिपेंडेंसी डेव डिपेंडेंसी का उतना मतलब रह नहीं गया। अगर आपने किसी को डेव डिपेंडेंसी में डाल रखा है, बट आपने अपने प्रोजेक्ट में उसको किसी फाइल में इंपोर्ट कर लिया, तो वो डेव डिपेंडेंसी में होते हुए भी प्रोडक्शन में चली जाएगी। और किसी को आपने डिपेंडेंसी में डाल रखा है बट कहीं इंपोर्ट नहीं करा, तो भी वो लाइब्रेरी डिपेंडेंसी में होते हुए एनपीएम रन बिल्ड के बाद हटा दी जाएगी, क्योंकि वो इंपोर्ट के रास्ते में कहीं भी आई नहीं। मेक सेंस। तो कोई आजकल जैसे हम बिल्ड टूल्स यूज कर रहे हैं जो कि ट्री शेकिंग करते हैं और सब है, तो कोई नहीं फर्क पड़ रहा, डेव डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का कोई मीनिंग अब उतना रह नहीं गया। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि भाई चीज को सही जगह पे ही डालें, जिसकी जहां जरूरत है। ठीक। तो पैकेज डॉट जेसन का क्या रोल है, डिपेंडेंसी में और डेव डिपेंडेंसीज में वो लाइब्रेरीज के नाम लिखे होते हैं जो आपका प्रोजेक्ट यूज कर रहा है, और आगे उनके वर्जन लिखे होते हैं कि उस लाइब्रेरी का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। अब यहाँ कुछ चीजें समझने वाली हैं। रिएक्ट एंड ये ग्रेटर ये टिल्डा
टिल्डा बोलते हैं उसको, नहीं टिल्डा नहीं, कैरेट साइन, सॉरी। ये बेसिकली पावर के लिए यूज होता है, 2 की पावर 4 लिखना होगा तो ये वाला साइन लगता है। ये होता है आपके कीबोर्ड में 6 के ऊपर, ठीक है। और ये है वर्जन, तो इसका क्या रोल है कैरेट का भी हम समझेंगे। इसको बोलते हैं, दिस इज मेजर वर्जन, दिस इज माइनर वर्जन, एंड इसको क्या बोलते थे, रिवीजन, ठीक है। सो आगे बिल्ड नंबर क्या है, तो बेसिकली दिस इज मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, और इसको बोलते हैं रिवीजन। और इसमें आगे और एक होता है, वो है बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर का मतलब होता है कि, चलो मैं तुमको शुरू से पहले तो समझाना शुरू करता हूँ। मेजर माइनर वर्जन, ये चारों चीजें क्या है। मेजर वर्जन का मतलब है जब किसी लाइब्रेरी का 18 की जगह यहाँ पे 19 आया रिएक्ट में, अभी हम 18.0.0 मान लो यूज कर रहे हैं, अब वर्जन आ गया 19, 19th वर्जन, यहाँ पे 18 की जगह 19। तो इसका मतलब है मेजर वर्जन चेंज होने का मतलब है नई वाली रिएक्ट 19 वर्जन 18 वर्जन से काफी डिफरेंट हो सकता है। देयर कुड बी ब्रेकिंग चेंजेस, ठीक है। देयर कुड बी सीरियस ब्रेकिंग चेंजेस, नॉन कंपैटिबल हो सकता है ये, ठीक है। सो हम ये चाहेंगे हमेशा कि मेजर वर्जन, जब भी हम अगर रिएक्ट का 18 वर्जन यूज कर रहे हैं और कल को 19 आया, तो हम 19 वर्जन पे ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, बहुत सोच समझ के हमको जाना पड़ेगा, बिकॉज हमें अपने कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे 18 रिएक्ट के 19 वर्जन को यूज करने के लिए, क्योंकि 19 में ब्रेकिंग चेंजेस हैं। मतलब मेजर का मतलब ये होता है कि देयर आर ब्रेकिंग चेंजेस, ठीक है। तो अगर आप कोई ओपन सोर्स लाइब्रेरी रिलीज करी आपने, ठीक है, तो अगर आपने उसमें कुछ बग फिक्सेस किए, एग्जिस्टिंग फीचर्स में कुछ बग फिक्सेस किए, तो आप नया रिवीजन रिलीज करोगे कि भैया मैंने जो पिछला वर्जन रिलीज किया था, नए वर्जन में नया कुछ नहीं है, कुछ बग्स छूट गए थे, कुछ गड़बड़े रह गई थी, फीचर तो वही है लेकिन वो फीचर उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज थे या कुछ भी था, तो ये नया वर्जन है। अब कोई अगर सिर्फ रिवीजन नंबर चेंज हुआ है, मान लो ऐसे चलता है, आपके पास था वर्जन, पहले आपने लाइब्रेरी बनाई, तो जब जब उसका फर्स्ट वर्जन रिलीज करोगे वो होगा 1.0.0। आपने ओपन सोर्स कर दी लाइब्रेरी, लोगों ने यूज करनी शुरू कर दी। अब आपने अगला वर्जन रिलीज किया जिसमें सिर्फ बग फिक्सेस हैं, 1.0.1, तो आपने सिर्फ रिवीजन चेंज किया। तो जब भी कोई आपका जो बंदा आपकी लाइब्रेरी यूज कर रहा था, अगर वो 1.0.1 देखेगा, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा कुछ फिक्सेस हुए हैं, लेट्स डाउनलोड इट, ठीक है। फिर आपको एक और बग दिखा, आपने उसे फिक्स किया, एक और बग दिखा, आपने उसे फिक्स किया, आप ऐसे निकालते करते गए। लेकिन इन द मीन टाइम आप अपनी लाइब्रेरी को इम्प्रूव भी कर रहे होगे ना, तो आप हो सकता है आपने 1.1 फिर 0 निकाला, 1.0.1 फिर निकाला आपने 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
फिर आपने निकाला 1.1.0। अब क्या चेंज हुआ है, जब आप 1.1 पे गए तो यहाँ पे वापस से 0 आ गया। डज इट मेक सेंस? अब जब आपने माइनर वर्जन चेंज किया तो रिवीजन फिर से 0 हो जाएगा, बिकॉज 1.1 वर्जन का तो अभी कोई रिवीजन आया ही नहीं है। ये जो रिवीजन थे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये तो 1.0 के रिवीजन थे। 1.1.0, फिर 1.0 का पहला रिवीजन आया, तो 1.0.1, फिर 1.0 का दूसरा रिवीजन आया, तो 1.0.2। तो ये सारे जो है 0.2 0.3 0.4, ये 1.0 में ही इम्प्रूवमेंट्स हैं। फिर 1.1 आया, इसमें कुछ नए फीचर्स होंगे बट विद बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। कुछ नई चीजें होंगी, जिनको वो नई चीजें यूज करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पुराना वर्जन यूज कर रहे थे वो नया वर्जन अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो चीजें ब्रेक नहीं होंगी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब समझते हो? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि पुराने जो वर्जन्स थे, जो लोग पुराने वर्जन्स को यूज कर रहे थे, उनके कोड के साथ नया लाइब्रेरी का नया वर्जन कंपैटिबल है। ठीक है? तो जैसे अब एप्पल वाले हैं, जो एप्पल यूजर्स हैं वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आराम अच्छा अच्छे से समझते होंगे कि आपने आईफोन खरीदा, अब घर लेके आए, फिर आपको पता चला ओके इसमें तो मेरा ईयरफोन ही नहीं लगेगा, ओके इसमें तो मेरा पुराना चार्जर ही नहीं लगेगा। तो उनके फोन आर नेवर बैकवर्ड कंपैटिबल। अगर बैकवर्ड कंपैटिबल होंगे, पुरानी चीजों के साथ चल जाएंगे, तो आप अपनी जेब फर्दर हल्की कैसे करोगे? जब आप किडनी बेच के आईफोन लेके आओगे तो एक किडनी तो अभी और भी बची हुई है ना, तो वो भी तो निकलनी चाहिए। तो इसलिए बैकवर्ड कंपैटिबल वो नहीं रखते हैं कि चलो पैसे खर्च करो, एयरपॉड्स खरीदो, कुछ और खरीदो, क्योंकि आपकी पुरानी चीजों के साथ तो वो चलेगा नहीं। राइट? और साथ में देने भी बंद कर दिए, चार्जर भी नहीं देते साथ में, चार्जर अलग से खरीद के लाओगे, पिछले चार्जर के साथ चलेगा नहीं। राइट? तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आप समझ रहे होगी, पिछली चीजों के साथ चले। तो अगर मेरी लाइब्रेरी का 1.1.0 आया है तो मैं कह रहा हूं कुछ नई चीजें हैं बट पिछली चीजों के साथ चलती हैं। आपका पुराना जो कोड है आपको अपने कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारी नई लाइब्रेरी लेने के लिए। आपको हमारा नए फोन खरीदने के लिए, अगर आपका नया फोन का नया वर्जन खरीदते हो आप पुराना उड़ा फेंक के, तो आपको नए ईयरफोन्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, बाकी सब चीजें बाकी सबके साथ कंपेटेबल है। 1.0 आएगा, 1.1.0, फिर 1.1.1, फिर 1.1.2, फिर 1.1.3, 1.1.11, 12, 13, whatever चलती रहेगी। फिर एक दिन आएगा आपको दिमाग में कोई नया आइडिया, नया फीचर जिस पे आप काम करने लग रहे होगे, आप 1.2 रिलीज करोगे। राइट? 1.2.0। और हो सकता है पुराने वर्जन्स के लिए भी, जो लोग अभी भी पुराने यूज कर रहे हैं, उनमें भी हो सकता है आप कुछ नए रिवीजन्स फिर भी निकालते रहो, पुरानों को भी सपोर्ट करते रहो। फिर ऐसे चलती रहती है। फिर किसी दिन आपके दिमाग में कोई रिवोल्यूशनरी नया आइडिया आया कि यार मैं तो जैसे चीजें बनाई हैं, मैंने डिजाइन करी है, बिल्कुल ठीक ही नहीं है, ऐसे नहीं, कुछ अलग तरीके से होना चाहिए। तो आपने किया 2.0.0। दिस इज मेजर वर्जन। इसका मतलब है भैया ये पिछले कोड के साथ कंपैटिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज अ रिवोल्यूशनरी न्यू थिंग। चीजें चेंज हो गई हैं। जो लोग अपना कोड चेंज करने को तैयार हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ आर न्यू ऑसम लाइब्रेरी, वो ही ये वाला वर्जन इंस्टॉल करें। मेक सेंस? सो बेसिकली वर्जन कंट्रोल के नंबर्स देख के पता चल जाता है कि कितना बड़ा चेंज होगा। और बट लाइब्रेरी बनाने वाले के ऊपर है, मतलब लाइब्रेरी बनाने वाला अगर मजाक ही करने लगे, वन पॉइंट लाइब्रेरी को कर दे बिल्कुल ऊपर नीचे चेंज, और वर्जन कर दे 1.0.0 से 1.0.1, कर तो ऐसे रहा है जैसे बस बग फिक्स हो छोटा मोटा कुछ, और एक्चुअली में उसने पूरा कोड ही चेंज कर दिया, फंक्शंस। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ना होने का मतलब है लाइब्रेरी में फंक्शंस के नाम, कंपोनेंट्स के नाम, वो क्या प्रॉप्स लेते थे, अगर रिएक्ट की लाइब्रेरी है तो उसमें कंपोनेंट्स हों शायद,
वो सब चीजें ही चेंज हो चुकी हैं। जैसे हम अगर फॉर्मिक यूज कर रहे थे तो उसमें एक हुक था यूज, फॉर्मिक लाइब्रेरी यूज कर रहे थे, सो उसमें एक हुक था यूज फील्ड, एक हुक था यूज फॉर्मिक, एक था फॉर्मिक टैग। अब जब हम उनका नया वर्जन, नया मेजर वर्जन डाउनलोड करेंगे तो उसमें हो सकता है कि हुक्स के नाम ही चेंज हो गए हों, या उन्होंने हुक्स हटाई दी हो कि अब हम सिर्फ एचओसी पे काम करते हैं, या हुक का नाम वही हो बट हुक के पैरामीटर चेंज हो गए हों। ठीक है, बट अगर हम फॉर्मिक का मेजर वर्जन नया नहीं डाउनलोड कर रहे, नया माइनर वर्जन या नया रिवीजन डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम फॉर्मिक वालों से उम्मीद करेंगे कि उन्होंने ना हुक का नाम या हुक का के पैरामीटर्स नहीं चेंज कर दिए होंगे, या फिर हुक उड़ा ही नहीं दिया होगा। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर हम समझेंगे कि ये डेवलपर्स अच्छे नहीं है, हम जाके उनको अनइंस्टॉल करेंगे और यूज करना बंद करेंगे। इसका मतलब दे आर नॉट फॉर, मतलब वो तो बिना वार्निंग के गड़बड़ करते रहे हैं, चेंज तो कर रहे हैं माइनर वर्जन और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ब्रेक कर दे रहे हैं। सो व्हेन यू राइट ओपन सोर्स कोड, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्टिक करें, वरना आप अपने यूजर्स को परेशान कर रहे हैं जिनके लिए कोड ओपन सोर्स कर रहे हो, ताकि दूसरी दुनिया यूज कर पाए, आप उस दुनिया को ही परेशान कर रहे हो। ठीक है। अब पैकेज डॉट जेसन में one of the advantage of using dependency managers like npm is आप यहाँ पे ये कैरेट सिंबल, टिल्डा सिंबल ये यूज कर सकते हो। एक सेकंड, इसको मैं चेक कर लूँ, इसको कैरेट ही बोलता है ना ये तो। हाँ, ये इसको कैरेट और टिल्डा ही बोलते हैं, टिल्डे बोलते हैं, डा बोलते हैं, whatever. दिस इज टिल्डा एंड दिस इज कैरेट। इसको रिवीजन या पैच भी बोलते हैं उसको, बेसिकली माइनर वर्जन को। ठीक है। सो आप यहाँ पे ना जब लाइब्रेरी का वर्जन लिख रहे हो तो आप एक तो ऐसे लिख सकते हो, बिना टिल्डे के और बिना कैरेट के, डायरेक्ट लिख दिया। इसका मतलब है मैं रिएक्ट का 18.0.0 ही यूज करना चाहता हूं अपने प्रोजेक्ट में, एग्जैक्ट 18.0.0। इसका मतलब है मैं 18.0 पॉइंट एनीथिंग, मैं ये थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, आप कैसे कैसे लिख सकते हो। मैंने लिखा मान लो 18.5.4, इसका मतलब है दिस एग्जैक्ट वर्जन, का मतलब है आई वांट टू यूज दिस एग्जैक्ट वर्जन। अगर मैंने लिखा ऐसे 18.5.4, आई वांट टू यूज 18.5. मैं कह रहा हूँ टिल्डा लगाने का मतलब है 18 ही होना चाहिए, 0.5 ही होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी हो। सो एनी रिवीजन या एनी पैच विल वर्क, बट 18.5 ही चाहिए। तो इसका मतलब है जब मैं npm इंस्टॉल करूंगा, अभी हम देखेंगे इसका। तो जब मैं बीच बीच में npm को बोलूंगा कि भाई जरा लाइब्रेरीज अपडेट कर दो, लाइब्रेरीज के नए वर्जन आ गए हों तो नए वर्जन डाउनलोड कर दो, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है टिल्डा, यहाँ पे लगा रखा है कैरेट, और यहाँ पे मैंने कैरेट भी हटा दिया। तो अब npm काम कैसे करेगा? npm इंटरनेट पे जाएगा और रिएक्ट के वर्जन्स देखेगा, और रिएक्ट के वर्जन्स में टाइप @ टाइप्स रिएक्ट में इस लाइब्रेरी के वर्जन्स,
@type/reacts, ये एक लाइब्रेरी है। ये @types वाली लाइब्रेरी क्या करते हैं इनको भी हम देखेंगे। इस लाइब्रेरी का एग्जैक्ट ये वाला वर्जन ही डाउनलोड होगा 18.0.0, बट रिएक्ट का वो सारे वर्जन्स देखेगा और उनमें से 18.0 सबसे बड़ा वाला वर्जन तो होगा तो 18.0 ही, बट 18.0 के बाद जो भी सबसे, मान लो 19 अवेलेबल है तो वो 19 को डाउनलोड करेगा, या मान लो 37 अवेलेबल है, डॉट के बाद सबसे बड़ा नंबर, टिल्डा का ये मतलब है कि 18.0.0 यहाँ पे तो ये रहना 18.0, बट पैच या रिवीजन जिसे बोलते हैं वो बड़े से, वो लेटेस्ट से लेटेस्ट। तो मान लो रिएक्ट के वर्जन्स आ चुके हैं मार्केट में, अगर 18.5.4 के आगे टिल्डा लगा हुआ है और मैं npm इंस्टॉल चलाता हूँ तो वो 18, अब हो सकता है कि वर्जन्स यही आ चुके हैं, मान लो 18.5.0, 18.5.1, 1, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, और उसके बाद आया 18.5.6.0, फिर आया 18.6.1, फिर आया 18.5 5 तक आ चुका था, 5.6 था, 5.7, फिर आया 18.6.2। चलो भाई इसको ऐसे ही रहने दो, मान लो ये वर्जन आ चुके हैं। अगर मैंने लिख रखा था 18.5.4, कोई ना टिल्डा ना कैरेट, तो यही वर्जन डाउनलोड होगा, बट अगर मैंने टिल्डा लगा रखा है तो इससे छोटे वर्जन्स तो बेकार है ना, तो उड़ा दो, ये तो यूज होंगे ही नहीं। 18.5.4 के बाद के वर्जन्स ही यूज होंगे। अब 18.5.4 के बाद के वर्जन्स कैसे हो सकते हैं, या तो माइनर वर्जन बढ़ा हो, सॉरी रिवीजन या पैच बढ़ा हो, या माइनर वर्जन या मेजर वर्जन। तो टिल्डा का मतलब है मेजर वर्जन वाले और माइनर वर्जन चेंज वालों को नेग्लेक्ट कर दो, तो ये हट जाएगा, इस पे वो ध्यान नहीं देगा। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इस पे ध्यान नहीं देगा, इस पे भी ध्यान नहीं देगा। टिल्डा तो सिर्फ रिवीजन या पैच नंबर के चेंजेस पे ध्यान देगा। अगर मेजर वर्जन का चेंज है या माइनर वर्जन का चेंज है, 5 इज माइनर, माइनर का चेंज है, या 18 की जगह 19 आ गया, उनको वो देखेगा ही नहीं। तो कौन से वर्जन डाउनलोड होएगा, 18.5.7 यहाँ पे, और कैरेट लगा रखा है तो 18.5.4। तो मैं कह रहा हूँ 18.5.4 से बड़ा कोई भी वर्जन, बट माइनर वर्जन में ही चेंज हो, मेजर वर्जन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेगा वो, इनको नेग्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो कौन सा वर्जन उठाएगा, 18.6.1। वैसे तो 18.5.7 लेटेस्ट लग रहा है, सबसे बाद में मार्केट में ये आया, बाद में मार्केट से मतलब नहीं है, दिस इज अ न्यूअर वर्जन। तुम देखो अगर इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है, ये 18.6.1 है, ऐसे समझ लो ये 1861 है, ये 1857 है, राइट। ये 6 इज ग्रेटर देन 5 ना, तो दिस इज वर्जन वाइज ये बड़ा है। मार्केट में आए किस दिन से कोई मतलब नहीं है, इनके नंबर से, नंबर किसका बड़ा है, 18.6.1, तो ये यूज होगा। 19 कहीं पे 18 की जगह है, हो सकता है इससे भी बड़ा वर्जन अवेलेबल हो मार्केट में 19.0.0, बट ये यूज नहीं होगा बिकॉज मेजर वर्जन चेंज है यहाँ पे। मेजर वर्जन टिल्डा डज नॉट अलाउ, ये कैरेट डजंट अलाउ मेजर वर्जन चेंज, ठीक। तो अब समझो यहाँ पे इससे हो क्या रहा है, हम जब रिएक्ट में लाइब्रेरीज डालते हैं, पैकेज डॉट जेसन में लाइब्रेरीज डालते हैं, तो यूजुअली हम यहाँ पे टिल्डा लगा देते हैं, इनके नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, कैरेट लगा देते हैं। तो कैरेट लगाने का मतलब है, समझना,
कैरेट लगाने का मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि whenever I run npm इंस्टॉल तो हम करते आ ही रहे हैं, whenever I run npm update, अभी हम देखेंगे, it will go on the internet and look for the latest version of these libraries, latest compatible versions। हमारे अगर मैंने ऐसे लगा रखा है, यूजुअली मैंने बताया हमने लगा रखा होता है कैरेट, तो लेटेस्ट कंपैटिबल वर्जन्स कौन से होंगे? वो वर्जन्स जिनमें मेजर वर्जन चेंज ना हुआ हो, भले ही माइनर हुआ हो, भले ही रिवीजन हुआ हो। तो एंड अगेन, लेटेस्ट इज द रॉन्ग वर्ड हेयर, बिगेस्ट वर्जन, बिगेस्ट कंपैटिबल वर्जन इज व्हाट आई विल से। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बिगेस्ट वर्जन कौन सा है? 19, बट इट्स नॉट कंपैटिबल क्योंकि इसमें तो मेजर वर्जन चेंज हो गया। फिर उसके बाद इनमें सबसे बड़ा वर्जन कौन सा है? 18.6.1, दिस इज कंपैटिबल बिकॉज इसमें मेजर वर्जन चेंज नहीं हुआ, माइनर। तो कैरेट लगा रखा है हमने, हम ज्यादातर कैरेट लगा देते हैं, तो माइनर वर्जन में वो कोई दिक्कत नहीं करता, माइनर वर्जन को तो वो कंपैटिबल मान के उठा लेता है। तो कैरेट 18.0.0 लगा हुआ है और ये सारे वर्जन आए हैं, तो 18.6.1 यूज होगा। इसका फायदा ये है, हम कभी भी npm अपडेट कमांड रन करके लेटेस्ट लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारी जो ये पैकेज डॉट जेसन है, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। आपके प्रोजेक्ट में अगर 50 लाइब्रेरी यूज हो रही हैं डायरेक्टली, और वो 50 फिर फर्दर कितनी कर रही हैं वो तो एक अलग ही कहानी है। आप npm अपडेट रन करोगे, आपको उनके लेटेस्ट वर्जन्स मिल जाएंगे। तो किसी में कोई बग फिक्स हुआ हो, किसी में कोई सिक्योरिटी लूप होल था वो फिक्स हुआ हो, या कुछ नए फीचर्स आए हो जो हो सकते हैं आप अभी यूज नहीं कर रहे, आगे करने लग जाओ, यू विल गेट द लेटेस्ट वर्जन्स। तो एक तो npm का ये फायदा हो गया, इंस्टॉल करना भी आसान है, कमांड चलाओ लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है। अब जब हम npm इंस्टॉल रन करते हैं, देखो हम जब यहाँ पे करते हैं npm इंस्टॉल, तो ये कमांड क्या करती है? पैकेज डॉट जेसन में जाती है, वर्जन्स को देखती है, और वर्जन्स के हिसाब से कौन कौन सा इंस्टॉल होना चाहिए वो इंस्टॉल कर देती है। अगर मैंने लिखा npm इंस्टॉल, जैसे मैं ये रन कर रहा था, एक सेकंड समझना थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से। हमने एक सेकंड का ना, मैं देखूं अगर सेकंड स्क्रीन चल जाए तो एक स्क्रीन पे मुश्किल है चीजें मैनेज करना। चलो लाइफ कुछ आसान होगी, देखते हैं, अगर अटका होगा कुछ तो देख लेंगे बाद में। सो अच्छा, मुझको बिल्ड नंबर भी बताना, एक बार याद दिला देना मुझको। अब मुझको ये कमांड चलानी है सी एस एस, टेलविंड सी एस एस ऐड करने के लिए npm इंस्टॉल -t। अभी जब मैं कमांड चलाऊंगा तो समझ लो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। npm इंस्टॉल, ये -d का मतलब है कि ये डेव डिपेंडेंसी है। -d स्टैंड्स फॉर डेव, सो इट्स अ डेव डिपेंडेंसी। मैं कह रहा हूँ ये तीनों लाइब्रेरी मुझे चाहिए, टेलविंड सीएसएस चाहिए, पोस्ट सीएसएस चाहिए, ऑटो प्रीफिक्सर चाहिए, लेकिन ओनली ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ऐसा क्यों है? क्या मुझको टेलविंड सीएसएस प्रोडक्शन में नहीं चाहिए? कि क्लासेस तो मेरी प्रोडक्शन में भी होंगी। तो बेसिकली टेलविंड सीएसएस के टूल्स हैं जो कि काम की चीजों को बंडल कर देंगे आपके प्रोजेक्ट में। तो एक्चुअली में आपको डेवलपमेंट में ही चाहिए, जो डेवलपमेंट में तो इट विल जनरेट क्लासेस बेस्ड ऑन रूल्स, प्रोडक्शन में काम काम की क्लासेस जो आपने एक्चुअली में प्रोजेक्ट में यूज की होंगी वो कॉपी हो जाएंगी। तो आपको फाइनली टेलविंड सीएसएस नहीं चाहिए। टेलविंड सीएसएस, क्योंकि वो क्लासेस जब कॉपी हो गई तो फिर तो वो नॉर्मल सीएसएस की तरह ही काम करेगा ना।
टेलविंड सीएसएस तो यहाँ पे जनरेट कर रहा है सीएसएस को, अभी देखेंगे हम आगे। डोंट वरी अबाउट दिस कि व्हाई डू वी नीड टेलविंड सीएसएस, हमको एक दिन टेलविंड कॉन्फिग डॉट जेएस अच्छे से समझनी है। तो अब समझो npm इंस्टॉल क्या क्या कर रहे हैं। पहला काम, -d पढ़ के वो टेलविंड सीएसएस का लेटेस्ट वर्जन उठा के यहाँ पे एंट्री कर देगा डेव डिपेंडेंसी में, वो ये करने वाला है। टेलविंड सीएसएस आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते थे, कैरेट, और कैरेट के आगे आज के टाइम में जो लेटेस्ट अवेलेबल है वो लिख देगा। मान लो आज अवेलेबल है 2.0.5 टेलविंड सीएसएस का लेटेस्ट वर्जन, वो इंटरनेट पे जाएगा, टेलविंड सीएसएस का लेटेस्ट वर्जन उठाएगा, उसको यहाँ लिख देगा, साथ में लगा देगा कैरेट। इसका मतलब, क्योंकि दिस इज व्हाट पीपल डू मोस्ट ऑफ द टाइम, तो एनपीएम इंस्टॉल भी यही करता है कि जो आज, अगर मैं अभी, समझना, अगर मैं आज कोड लिखना शुरू कर रहा हूँ, अगर मैं आज पहली बार npm install tailwind css लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब tailwind css आज तक मैंने यूज नहीं करी है, आज से यूज करने जा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में। अगर मैं आज से यूज करने जा रहा हूँ तो मैं कौन सा वर्जन यूज करना चाहूंगा, लेटेस्ट। अगर मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो मेरी मजबूरी है कि 2 सालों में जो मैंने कोड लिखा वो हो सकता है लेटेस्ट वर्जन के साथ कंपेटेबल ना हो, तो मैं लेटेस्ट यूज ना कर पाऊं चाह के भी, क्योंकि लेटेस्ट यूज करूंगा तो मुझको अपना कोड भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने फंक्शंस कॉल कर रखे हैं जो पुराने में होते थे, नए में शायद है ही नहीं। तो लेकिन अगर मैं आज से यूज करना शुरू करूं टेलविंड सीएसएस, तो इसका मतलब मैंने टेलविंड सीएसएस को यूज करने वाला कोड तो लिखा ही नहीं है, मैंने कोई कोड लिखा ही नहीं है। अगर मैं फॉर्मिक इंस्टॉल करूं, तो अगर मैं फॉर्मिक अब इंस्टॉल कर रहा हूं, तो यूज फील्ड, यूज फॉर्मिक पहले से तो हो ही नहीं सकते कोड में, इसका मतलब मैं अब लिखना शुरू करूंगा। और अगर अब लिखना शुरू करूंगा तो फिर तो लेटेस्ट के हिसाब से लिखना शुरू करना चाहिए मुझको, राइट। तो ये लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे एंट्री कर देगा और उसमें लगा देगा टिल्डा। इसका ये मतलब है कि भैया लेटेस्ट ये है, आज तो ये यूज करेंगे, बट फ्यूचर में हम वी आर ओपन टू यूजिंग इट्स माइनर वर्जन अपडेट्स एंड पैच अपडेट्स, बट मेजर वर्जन नहीं चाहिए। आज जब मैंने npm इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस करा, तो मान लो यहाँ पे आएगा 2.0.5। अब फ्यूचर में मैं जब जब चाहूंगा आके npm अपडेट रन करूंगा, टेलविंड सीएसएस का उस टाइम का लेटेस्ट डाउनलोड होता रहेगा, और मुझे कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ माइनर वर्जन अपडेट से डाउनलोड होंगे। अगर मुझको मेजर वर्जन अपडेट करना है, तो मुझको एक दिन ठंडे दिमाग से बैठना पड़ेगा, मूड बना के कि हाँ यार आज तो टेलविंड को अपडेट करेंगे ही, आज तो माता रानी की कसम खा ली, आज करना ही है। 3.0 लिखेंगे यहाँ, या वॉट एवर द लेटेस्ट वर्जन विल बी एट दैट टाइम, ठीक है, टिल्डा लगा देंगे उसमें। तो उस टाइम पे उस टाइम का लेटेस्ट डालेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे, कोड चला के देखेंगे सब कुछ ब्रेक कर रहा होगा, फिर ढूंढ ढूंढ के क्या क्या चेंज हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है कि अगर आप वर्जन 2 से वर्जन 3 पे जाना चाहते हैं, तो आपको अपने कोड में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। जो अच्छी लाइब्रेरी बनाने वाले हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं कि अगर आप आज तक वर्जन 2 डाउनलोड कर यूज कर रहे थे, बट आप टेलविंड का वर्जन 3 करना चाहते हैं, या फॉर्मिक का 2 कर रहे थे, फॉर्मिक का 3 करना चाहते हैं, तो पहली चीज तो वो जो यूज फील्ड हुआ करता था एक हुक, उसका नाम चेंज होके हो गया है यूज फॉर्मिक फील्ड। दूसरी चीज, वो जो पैरामीटर में लेता था नेम, नेम की लेता है, अगर आज की बात करो यूज फील्ड, अब वो नेम नहीं लेता है, वो लेता है कुछ XYZ। और वो जो पहले अरे रिटर्न करता था, जिसमें फील्ड होता था, कोमा मेटा होता था, वो अब वो नहीं रिटर्न करता है, वो अब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो आप अपने कोड में ये इस तरीके से चेंज करें, लिख रखा होगा, हम तुरंत Ctrl+F करेंगे, यूज फील्ड कहाँ कहाँ है, हर फाइल में जा जाके चेंजेस करेंगे, या और जो चेंज हुए होंगे। तो मेजर वर्जन तो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना अपडेट नहीं करा जा सकता, लेकिन माइनर वर्जन तो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे, कैरेट लगा रखा है, वो माइनर और पैच वर्जन लेटेस्ट उठाता रहेगा। बट कई बार क्या होगा, लाइब्रेरी बनाने वाला बंदा क्या करेगा, वर्जन तो चेंज करेगा माइनर, या फिर वो क्या करेगा,
मेजर माइनर वर्जन चेंज किया, बट एक्चुअली में बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी उसने ब्रेक कर दी। या तो उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से कुछ पिछले कोड जो ये एक्स वाई जेड चीज यूज कर रहे हैं, कई बार अनइंटेंशनल, कई बार अनइंटेंशनली होगा, इंटेंशनली तो कोई क्यों ही करेगा, खैर। और कई बार क्या होगा, हो सकता है लेटेस्ट वर्जन बैकवर्ड कंपैटिबल तो है, बट लेटेस्ट वर्जन में कुछ बग है। तो आप क्या करना चाहोगे, यार पिछला ही ठीक था, राइट। तो तब आप क्या करोगे, मान लो 2.1.5 कैरेट लगा रखा था, अब लेटेस्ट वर्जन आए जा रहे थे, अपने आप अपडेट हुए जा रहा था। फिर एक दिन फिर एक नया वर्जन आया, हमने एनपीएम अपडेट किया, वो नया वर्जन पिक हो गया, बट उस नए वर्जन में है बग। तो जब तक वो बग फिक्स होगा तब तक के लिए हमको ऑटो अपडेट रोकनी पड़ेगी। तो 2.1.5 के आगे कैरेट लगा रखा है और लेटेस्ट वर्जन था 2.7.8, तो 2.7.8 डाउनलोड हो गया होगा। बट हमको, हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है 2.1.5 और लेटेस्ट वर्जन है 2.7.8, ये तो डाउनलोड हो गया होगा, लेकिन ये इसमें है बग, तो मैं तो ये यूज ही नहीं करना चाहता। तो अब इस, और हो सकता है इससे पुराना वर्जन है 2.7.7, उसमें भी बग है। जब से मैंने पिछली बार npm अपडेट चलाया था तब से 3 वर्जन आ चुके हैं नए। अब 3 में से जो 2.7.6 है, 3 वर्जन आए, 2.7 हम थे, हमें 2.7.5 पे जब लास्ट टाइम मैंने npm अपडेट चलाया तो 2.7.5 मेरे प्रोजेक्ट में डाउनलोड हो गया था। अब मैंने 15 दिन बाद, हर 15 दिन में मैं एक बार npm अपडेट चला देता हूँ ताकि सारी लेटेस्ट लाइब्रेरीज आते रहें। अब 2.7.5 तक तो मैं पहुंच गया था, फिर मैंने 15 दिन बाद फिर npm अपडेट चलाया, अब आ चुके हैं टेलविंड सीएसएस के 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8। अब इसने तुरंत लेटेस्ट वर्जन 2.7.8 डाउनलोड कर लिया। मैंने npm रन डेव करा, चीजें ब्रेक हो रही हैं। फिर मैंने जाके गिटहब पे देखा कि किसी ने कुछ इशू इशू क्रिएट कर रखा है। तुरंत आप क्या करोगे, एक दो चीजें आपकी लाइफ बचाने के लिए, एक तो गिटहब, एक तो स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। किसी ने वो मीम भी डाला था, बट इट्स नॉट जस्ट स्टैक ओवरफ्लो, देयर इज अनदर, जान बचाने के लिए एक और चीज है, वो है github.com। आपको अगर किसी लाइब्रेरी पे शक हो रहा है कि इस लाइब्रेरी के, जैसे मेरा कोड इस लाइब्रेरी में गड़बड़ है, वो आपको बग बग देख के पता चलेगा कि या तो मैं फॉर्मिक को गलत तरीके से यूज कर रहा हूँ, या फॉर्मिक में कुछ गड़बड़ है, मेरे फॉर्म में कुछ तो लफड़ा हो रहा है। तो मेरे कोड में गड़बड़ है या फॉर्मिक के कोड में गड़बड़ है, तो मैं पहुंचूंगा फॉर्मिक के या जो भी आपकी लाइब्रेरी जिसमें आपको गड़बड़ लग रही है उसके इश्यूज पे। और यहाँ इश्यूज में मैं देखूंगा कि किसी ने कुछ रिपोर्ट कर रखा है क्या, ओपन इश्यूज या सारे इश्यूज, या फिर मैं खुद से इशू क्रिएट कर दूंगा। मैं देखूंगा कि अच्छा हाँ ये तो गड़बड़ मेरे में भी आ रही है, यही तो आ रहा है, मतलब आप एरर वेरर सर्च करोगे और हो सकता है वो आपको github.com पे ही ले जाए। आप गूगल पे सर्च करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट ज्यादा, बट आना पड़ता है कई बार, यहाँ पे आप देख लेते हो एक बार। एक तो मैंने बताया था हम इश्यूज को कब देखते हैं, जब लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे होते हैं कि इस लाइब्रेरी में ज्यादा इश्यूज तो नहीं है, और वो किस तरह के इश्यूज हैं। आर दे इश्यूज जिनसे मुझे फर्क पड़ेगा, या ये उस तरह की चीजें हैं कि यूजर्स कह रहे हैं ये भी होना चाहिए लाइब्रेरी में। इशू ढूंढने वाले तो हर चीज में इशू ढूंढ लेते हैं ना, तो यहाँ पे आधे इश्यूज मैंने शायद पहले भी बताया था वो इशू नहीं होते, वो बस उन्होंने लिख रखा होता है कुछ भी यूजर्स की, वो यूजर्स की डिमांड होती है। बेसिकली लाइब्रेरी ठीक कर रही है अपना काम, बट यूजर्स को सेटिस्फाई करना इट्स नॉट इजी ना। वो फ्री का कोड मिल रहा है, उसमें भी कह रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन कई बार कुछ बग बग आ जाता है तो वो भी यहाँ पड़ा होता है। तो आप उसको ओपन करोगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो हाँ यार लाइब्रेरी में बग है और ये 2.7.7 में आया है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है यहीं से मिल जाए। या फिर अगर नहीं है तो आप भी एक इशू क्रिएट कर सकते हो कि मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी में इशू है भाई, तो मैंने ऐसे ऐसे चेक करके देखा, आप यहाँ पे टिकट इशू क्रिएट कर दोगे। अब या तो किसी ने इशू क्रिएट कर रखा है, उसको पढ़ के आपको पता चल गया कि कब आया है ये बग, कि 2.7.7 में आया है। या फिर किसी ने नहीं कर रखा, आपने इशू क्रिएट किया, तो फिर आपने चेक भी करा एक एक करके कि कहाँ तक चीज गाड़ी सही चल रही है। आपने इसको कर दिया
2.7.7 2.7.8 में तो ब्रेक हो ही रहा था, 7.7 पे जाके देखते हैं, फिर npm इंस्टॉल रन करें, देखते हैं कि चलता है नहीं चलता, नहीं चला तो इसको 7.6 करा, अब चल गया, तो मैं यहाँ पे इशू क्रिएट करूंगा और बोलूंगा आई थिंक दिस बग गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन 2.7.7, और 2.7.8 में भी वो फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, आपको अगर आप सीनियर डेवलपर हो तो आप चाहो तो टेलविंड सीएसएस में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो कि चलो मैं ही फिक्स कर देता हूँ, बट अगर आप नहीं कर सकते हो, यू आर स्टिल लर्निंग, बहुत बिगनर हो, तो कम से कम इशू तो क्रिएट कर ही सकते हो, ताकि जो लोग बता तो दो कम से कम, अगर आप फिक्स भी नहीं कर पा रहे कोई और क्या पता फिक्स कर दे। ठीक है, सो आप कई बार ना ऐसे करोगे, यहाँ के हार्ड कोडेड, इसको बोलते हैं वर्जन पिन करना। वर्जन पिन करने का मतलब क्या है? पिन कर दिया मतलब चिपका दिया वहीं की, बस यही वर्जन रहेगा। जैसे मैसेज पिन कर देते हैं ना चैट एप्स में, तो फिर वो मैसेज वहीं रहता है, बाकी मैसेज स्क्रॉल होता है, बट वो इंपॉर्टेंट मैसेज को आप पिन कर लेते हो, ये वैसे ही है। तो मैंने डिपेंडेंसी पिन कर दी, उनको बोलते हैं मैं डिपेंडेंसी को पिन कर देना, या फिर जो डिपेंडेंसी पिन कर रखी होते हैं उनको बोलते हैं पिन्ड डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज जो भी स्पेलिंग होती है पता नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। चलो, समझ तो गए हो भावना। सो पिन डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंसी पिन कर रखे हैं, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन होना चाहिए। यूजुअली हम डिपेंडेंसीज को पिन करते नहीं है क्योंकि हम लेटेस्ट ही चाहते हैं, बट लेटेस्ट में है खतरा, उसमें आ रखा है बग, तो जो लेटेस्ट नॉन बगी है वो मैंने यहाँ हार्ड कोड कर दिया। अब जैसे ही बग फिक्स हो जाएगा आई विल कीप एन आई, तो मैं वापस यहाँ पे आके टिल्डा लगा दूंगा ताकि लेटेस्ट डाउनलोड होने लग जाए फिर से। ठीक है, और राइट, अब थोड़ा सा फिर से समझते हैं। npm install -d tailwind css post css auto prefix, सर ये क्या करेगा? ये डेव डिपेंडेंसी में टेलविंड सीएसएस के लेटेस्ट वर्जन की एंट्री कर देगा विद टिल्डा, पोस्ट सीएसएस के लेटेस्ट की एंट्री कर देगा विद टिल्डा, ऑटो प्रीफिक्सर की एंट्री कर देगा विद टिल्डा। पहला काम ये क्या कर रहा है, ध्यान से समझना इसको। npm install, फर्स्ट थिंग दैट इट इज डूइंग इज, जो भी आपने इसके आगे नाम लिखे, अगर -d से लिखे तो डिपेंडेंट डेव डिपेंडेंसी में जाएंगे, विदाउट -d लिखा तो डिपेंडेंसी में। जो भी आपने इसके आगे नाम लिखे, फर्स्ट थिंग एनपीएम डू इज, इनके लेटेस्ट वर्जन फिगर आउट करके पैकेज डॉट जेसन को अपडेट करता है, पैकेज डॉट जेसन में इनकी एंट्री करता है। ठीक, अब जब एंट्री हो गई, ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, एक बार जब एंट्री हो गई उसके बाद सेकंड काम जो एनपीएम इंस्टॉल करता है, पैकेज डॉट जेसन को पूरा पढ़ेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, सारी डिपेंडेंसीज, इसको 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 सबको इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। जो पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं वो तो है ही, जो नहीं है उनको इंस्टॉल कर देगा। तो कौन कौन सी होंगी जो नहीं होंगी यूजुअली इंस्टॉल्ड? टेलविंड सीएसएस, अभी अगर मैं ये कमांड चलाऊं तो जो पहले से हैं वो तो मोस्ट प्रोबेबली पहले से इंस्टॉल्ड भी होंगी, जो नहीं इंस्टॉल्ड होंगी उनको ये इंस्टॉल कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लाइब्रेरी आपने पैकेज डॉट जेसन में मैन्युअली ऐड कर दी हो, तो जब आप npm इंस्टॉल -d चलाओगे तो सिर्फ वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं होंगी जिनके नाम आपने यहाँ पे लिख रखे हैं, वो सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड होंगी जो आपके पैकेज डॉट जेसन में लिखी हुई हैं बट आपके कोड में डाउनलोडेड नहीं है। मेक सेंस? ठीक, देखो आप अगर सिर्फ npm इंस्टॉल चलाओ, कुछ ना लिखो, ये जो आगे लिखा हुआ है ना, ये तीनों का बस इतना ही रोल है, इसका ये मतलब नहीं है डाउनलोड इंस्टॉल दीज 3 लाइब्रेरीज ना, ये समझना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ npm इंस्टॉल करो इन 3 लाइब्रेरीज को, npm से बोल रहा हूँ हे npm
प्लीज कृपया करके ये 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करें। ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने में, ये कमांड को पढ़ने में, ऐसा नहीं है। इस कमांड का मतलब है npm भैया इन तीनों लाइब्रेरी की एंट्री कर दो पैकेज डॉट जेसन में, और उसके बाद मेरी सारी लाइब्रेरीज के सही वर्जन इंस्टॉल कर दो। अब npm कहेगा ओके। npm इंस्टॉल हमेशा सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेगा, ये जो आपने आगे नाम दिए ये ही नहीं, एंट्री बस इनकी करेगा। तो वो क्या करेगा, क्योंकि फिर वो रिएक्ट को इंस्टॉल करेगा, पर कहेगा अरे रिएक्ट तो पहले से पड़ी है, चलो कोई नहीं आगे बढ़ो रिएक्ट डॉम। तो जो जो पहले से इंस्टॉल है अब उसका क्या करे, वो तो पहले ही इंस्टॉल है, तो अब कहाँ से इंस्टॉल करे और कहाँ से करे, डबल बार इंस्टॉल थोड़ी ना करेगा। जब भी आप npm इंस्टॉल चला रहे हो आप उसको कह रहे हो कि पैकेज डॉट जेसन की सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, सिर्फ ये 3 नहीं, इन 3 की तो एंट्री करो, और एंट्री करने के बाद लाइब्रेरी डाउनलोड करो सारी। और एक चीज और, सिर्फ डाउनलोड नहीं, मुझको द राइट वर्ड टू से हियर विल बी नॉट डाउनलोड, एक सेकंड, ये डिपेंडेंसी करली ब्रेस मैंने कहाँ इसका बढ़ा दिया, सिंक ऑल लाइब्रेरीज इज द वर्ड। npm इंस्टॉल क्या करता है, आपकी लाइब्रेरीज को पैकेज डॉट जेसन, बल्कि ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह ठीक नहीं है, इसको भी मैं आगे जाके करेक्ट करूंगा। देयर इज अनदर फाइल कॉल्ड पैकेज लॉक डॉट जेसन, इसका भी रोल होता है। npm इंस्टॉल लाइब्रेरीज, अभी के लिए भूल जाओ पैकेज लॉक को, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। सिंक ऑल लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू पैकेज डॉट जेसन, व्हाट डज दिस मीन, पैकेज डॉट जेसन में जो लिखा है उसके हिसाब से लाइब्रेरी होनी चाहिए। npm इंस्टॉल ये काम करता है। तो अब उसका मतलब ये नहीं है ना कि लाइब्रेरी हमेशा डाउनलोड ही हो, लाइब्रेरी डिलीट भी तो हो सकती है ना भाई। अगर मैं यहाँ से वाइट हटा दी, मैंने पैकेज डॉट जेसन जाके एडिट कर दी, तो npm इंस्टॉल क्या कर रहा है, पैकेज डॉट जेसन देख रहा है, और जो डाउनलोडेड लाइब्रेरीज हैं वो देख रहा है। जो जो पैकेज डॉट जेसन में है बट फोल्डर में नहीं है वो डाउनलोड हो जाएंगी, और जो जो फोल्डर में है बट पैकेज डॉट जेसन में नहीं है वो डिलीट हो जाएंगी। चीजें चलनी चाहिए पैकेज डॉट जेसन के हिसाब से। अब अगर पैकेज डॉट जेसन में से कोई लाइब्रेरी हटी हुई है और आपने npm इंस्टॉल चलाया, तो वो फोल्डर में से भी डिलीट कर दी जाएगी कि अरे ये कहाँ से फालतू पड़ी हुई है, पैकेज डॉट जेसन में तो है ही नहीं। ठीक है, मेक सेंस। वो डिलीट भी करेगा, वो ऐड भी करेगा, उसका काम है पैकेज डॉट जेसन के हिसाब से चले फोल्डर। फोल्डर में कुछ फालतू पड़ा हुआ है, कौन सा फोल्डर होगा, नोड मॉड्यूल्स। सारी लाइब्रेरीज कहाँ पे जाके सेव होती हैं, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में। तो वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में से फालतू की चीजें हटाएगा भी, और जो पैकेज डॉट जेसन के हिसाब से होनी चाहिए नहीं है उनको डाउनलोड भी करेगा। वो सिंक कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है, सिर्फ इंस्टॉल नहीं कर रहा, अनइंस्टॉल भी कर रहा है, नाम में भले ही इंस्टॉल लिखा हुआ है। मेक सेंस। अगर आपने npm इंस्टॉल चलाया तो क्या करता है npm इंस्टॉल, सारी लाइब्रेरीज को पैकेज डॉट जेसन के हिसाब से, मैं बल्कि ऐसे भी बोल सकता हूँ, सिंक नोड फोल्डर अकॉर्डिंग टू पैकेज डॉट जेसन। हमारे प्रोजेक्ट की जो पैकेज डॉट जेसन लाइब्रेरी फाइल है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को सेट कर देगा। जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में फालतू है वो डिलीट कर दी जाएंगी, जो नहीं है वो डाउनलोड कर दी जाएंगी। ठीक। इसके अलावा वो सिर्फ जो पैकेज डॉट जेसन में लिखी हुई है सिर्फ उनको डाउनलोड नहीं करेगा, वो जब उनको डाउनलोड करेगा तो उन डाउनलोडेड फोल्डर्स के अंदर की जो पैकेज डॉट जेसन है वो उनको भी देखेगा, और फिर उनको भी डाउनलोड करेगा। नहीं समझो, अगर मैंने टेलविंड सीएसएस डाउनलोड करी तो टेलविंड सीएसएस के अंदर भी तो पैकेज डॉट जेसन है। अगर मैं वो डाउनलोड नहीं करूंगा, सभी पैकेज
यहाँ पे कहाँ गया, पैकेज 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 डॉट जेसन, ये टेलविंड सीएसएस का पैकेज डॉट जेसन है। अब अगर मैं ये लाइब्रेरीज डाउनलोड नहीं करूंगा तो टेलविंड डाउनलोड करने का क्या फायदा होगा, टेलविंड सीएसएस तो काम ही नहीं करेगा। तो जब आप एनपीएम इंस्टॉल चला रहे हो तो वो सिर्फ आपका पैकेज डॉट जेसन नहीं पढ़ रहा, सबसे पहले तो आप ही का पैकेज डॉट जेसन पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ा के वो लाइब्रेरीज जो डाउनलोड कर रहा है या फिर उनका पैकेज डॉट जेसन भी पढ़ रहा है, ताकि डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड हो पाए। और फिर डिपेंडेंसीज का पैकेज डॉट जेसन भी पढ़ रहा है। वो सारा बहुत लंबा चौड़ा काम है भाई उसका। आपने तो उसको बोला 4 लाइब्रेरी डाउनलोड करो, उसको गरीब को 4 नहीं करनी पड़ेंगी, हो सकता है उसे 400 करनी पड़े। वो उन 4 को करेगा, वो 4 बोलेंगे आप ये करो, वो उनको करेगा, फिर बोलेंगे ये करो, वो उनको करेगा। तो एंड में जाके गाड़ी रुकेगी बड़ी सिंपल सिंपल लाइब्रेरीज पे, जो कि जिनकी फर्दर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। मेक सेंस? और टू करेक्ट माई सेल्फ में फिर से बता दूं, जो लाइब्रेरीज नहीं है उनको डाउनलोड कर देगा, जो फालतू पड़ी हुई थी उनको डिलीट कर देगा, और फिर जो जो भी काम काम की लाइब्रेरीज बची आपके नोड मॉड्यूल्स में, कुछ थी जो पहले से जो होनी चाहिए थी बट डाउनलोड नहीं करनी पड़ी क्योंकि पहले से ही पड़ी हुई थी, होनी चाहिए बट उन्हें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले से ही डाउनलोडेड है। कुछ हैं जो डाउनलोडेड है फालतू, वो होनी ही नहीं चाहिए। हमने कभी डाउनलोड करी थी वो लाइब्रेरी, फिर हमारा मूड चेंज हो गया, हमने उसको पैकेज डॉट जेसन से हटा दिया, बट वो अभी भी पड़ी हुई है, तो npm इंस्टॉल उसको उड़ा देगा। और फिर जब काम की लाइब्रेरीज उसने सिंक कर ली, अब उन लाइब्रेरीज की डिपेंडेंसीज भी तो सिंक करेगा ना वो, कि ये 5 काम किए बाकी तो सब बूढ़ा था, लेकिन ये 5 जो काम किए हैं इनकी डिपेंडेंसीज हैं। तो समझ रहे हो, वो पूरी प्रोसेस कर कर आके काम काम की, हमने बोला 5, हो सकता है उसे 500 करनी पड़े, लेकिन उन 500 के अलावा कुछ और नहीं होगा नोड मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो वो सिंक कर देगा बिल्कुल ठीक से, जो कि इतना आसान काम नहीं था हमारे लिए। बट अगर आपने npm इंस्टॉल को कुछ नाम दे दिया, name 1, name 2, name 3, तो काम तो मेन npm इंस्टॉल का ये है, लेकिन आपने उसका एक काम और बढ़ा दिया। आप कह रहे हो कि भैया npm इंस्टॉल जो आप करते हो हमेशा वो तो करना ही, बट उससे पहले पैकेज डॉट जेसन में इन तीनों की एंट्री कर दो। तो देर आर टू वेज, या तो मैं क्या करूं, पैकेज डॉट जेसन में इसकी मैनुअल एंट्री करूं, इसकी मैनुअल तीनों की एंट्री कर दूं जाके खुद से, और उसके बाद कमांड चला दूं npm इंस्टॉल। वो पैकेज डॉट जेसन को पढ़ेगा, जो मैंने चेंज कर ही दिया है उसके हिसाब से फोल्डर को सेट कर देगा, या फिर मैं यहाँ पे नाम दे दूं तो दोनों काम वही कर देगा, एंट्री भी वही कर देगा, और फिर पैकेज डॉट जेसन को पढ़ के npm वो सब भी वही कर देगा। तो अब जरा यहाँ पे ये देखते हैं, मैंने कमांड चलाई, ध्यान से देखना। मैं ये इसको हटा दूं यहाँ से, अब मैं कमांड चलाता हूँ तो क्या हो रहा है, वो जा रहा है सबके वर्जन्स डाउनलोड करेगा, समझेगा कि क्या क्या लेटेस्ट वर्जन्स आर अवेलेबल, और देखो तीनों की एंट्री होगी। और यहाँ पे आपको दिखा एडिड 52 पैकेजेस, 52 पैकेजेस, मैंने किसी का वर्जन भी चेंज कर दिया था क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है, एडिड 52 पैकेजेस, बट 52 कैसे यार, मैंने तो 3 ही किए थे। उन 3 के फर्दर डिपेंडेंसीज हैं, 4 पैकेज उसने हटाए भी हैं। ये 4 पैकेजेस कहाँ से हट गए, हमने तो कुछ हटाया ही नहीं। जैसे ही मैंने npm इंस्टॉल चलाई, उसने मेरे वर्जन्स के हिसाब से पहले तो फोल्डर, वो जो लाइब्रेरीज हम यूज कर रहे हैं इतनी सारी जो पहले से यूज कर रहे थे, रिएक्ट डोम टाइप्स रिएक्ट, हो सकता है इनके पैकेज डॉट जेसन में से कोई लाइब्रेरी हटी हो, हमने अपने में से तो नहीं हटाई।
तो हमारी डिपेंडेंसी तो चेंज कम नहीं हुई है, लेकिन बट हमारी डिपेंडेंसी की डिपेंडेंसी तो हो सकता है ना कि कम हुई हो सकता है दो चार बढ़ी हो, दो चार घट गई हो सकता है पहले वो लाइब्रेरी ए यूज कर रहे थे, ए को हटा के बी यूज करने लगे, तो बी तो इंस्टॉल होगी, ए हटेगी, राइट। तो ये सिर्फ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, हमारी डिपेंडेंसीज के हिसाब से भी चल रहा है। वो सिर्फ हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करेगा, डिपेंडेंसी की डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी डिपेंड की डिपेंडेंसी की डिपेंडेंसी, सब इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसको। ठीक। अब थोड़ा सा समझो यहाँ, थोड़ी और समझने वाली चीज। package.json, पैकेज लॉग डॉट जेसन, देर आर टू फाइल्स है। ठीक, ध्यान से समझना इसको। पैकेज डॉट जेसन में तो है कि हम कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हैं। पैकेज डॉट जेसन में टिल्डा या कैरेट यूज होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार रिएक्ट का 18.0.0 से ऊपर का जो भी लेटेस्ट माइनर वर्जन है वो डाउनलोड करो, राइट। अब जैसे मैंने अभी चलाई थी npm install -d tailwind css, तो ये tailwind css का लेटेस्ट वर्जन है फिलहाल मार्केट में। मैं कह रहा हूं कल को अगर 0.25 आ जाए तो मैं वो भी यूज करना चाहता हूं, या 3.1.0 आ जाए तो वो भी यूज करना चाहता हूं। और तो टिल्डा लगाना इज अ गुड आइडिया, राइट। आप npm को बोलो npm लेटेस्ट लाइब्रेरी डाउनलोड करेगा आपके लिए, आपको ट्रैक भी नहीं रखना। बट पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन जो है, अब इसका यूज समझना, इसमें है एग्जैक्ट वर्जन जो यूज हो रहा है। अगर मैंने यहाँ रिएक्ट के आगे टिल्डा लगा रखा है तो हो सकता है ना कि फिलहाल हम 18.1.5 यूज कर रहे हो, ये हो सकता है ना बिल्कुल। अगर मार्केट में 18.1.5 है तो हम वो यूज कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम 19.1.5 यूज कर रहे हो? नहीं हो सकता। अगर रिएक्ट का मार्केट में 19.1.5 आ भी चुका है तो हम यूज नहीं कर रहे होंगे उसको, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये कैरेट लगा रखा है ये मेजर वर्जन को अपडेट नहीं करेगा, सिर्फ माइनर वर्जन और पैच या रिवीजन को करेगा। तो 19.1.5 तो नहीं हो सकता, बट 18.1.5 या 18.3.7 ऐसा कोई वर्जन तो हो ही सकता है ना हम यूज कर रहे हो फिलहाल, राइट। हो सकता है ना। थोड़े रिएक्शन दे दो, दो चार लोग कैमरा ऑन कर लो यार। सिर्फ चार तीन लोगों ने कैमरा ऑन कर रखे हैं। अगर वो बाई चांस नोट्स लेने लग जाए तो मुझको समझ भी नहीं आता कि मेरी बात तुम तक पहुंची है या नहीं। ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी शक्लें दिखें, नहीं पढ़ाया जाता बिना उसके। ठीक है। और जिनको मुश्किल समझ आ रहा है वो अगर कैमरा ऑन करेंगे तो फिर मैं उनकी स्पीड से चलूंगा। अभी मैं किसकी स्पीड से चल रहा हूँ? मैं तो उसी की स्पीड से चलूंगा ना जिसका कैमरा ऑन है। अगर वो मुंडी हिलाएगा, उसके फेस पे कॉन्फिडेंस दिखेगा, तो मुझे लगेगा सब बढ़िया चल रहा है। तो जो दुबक के बैठे हैं कोने में और उनको समझ नहीं आ रहा, तो दे गलती उनकी भी है, अकेली मेरी नहीं है। उनकी शक्ल ही नहीं दिखती, मुझे लगता है कि सबको समझ आ रहा है। सो यहाँ हमने 18.0.0 लिख रखा है, बट क्योंकि कैरेट लगा रखा है तो हो सकता है वर्जन यूज कर रहे हो हम 18.3.7। अब समझना, पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन में एग्जैक्ट वो वर्जन लिखा होगा जो हम फिलहाल यूज कर रहे हैं। क्या लिखा होगा उसमें? 18.3.7। अगर दिस इज द वर्जन दैट वी आर यूजिंग तो वो लिखा होगा पैकेज डॉट जेसन में। ठीक है, ये देखो जब भी हम npm इंस्टॉल कर रहे हैं वो पैकेज लॉग डॉट जेसन को अपडेट कर देती है। अगर वर्जन चेंज हुआ है तो वो पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या लिखा होगा एग्जैक्ट, अभी मैं जरा तुमको दिखा भी देता हूँ।
रिएक्ट का रिएक्ट का 18.0 के बाद कोई, देखो हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं रिएक्ट का, 18, रिएक्ट डोम का 18.0.3। दिस इज द एग्जैक्ट वर्जन जो रिजॉल्व हुआ है। एनपीएम इंस्टॉल क्या करता है, लेटेस्ट वर्जन ढूंढता है। तो उसने रिएक्ट, हमने लिख रखा था कि रिएक्ट डोम का 18.0.0 के बाद जो भी, के ऊपर का जो भी लेटेस्ट है, बिना मेजर वर्जन चेंज करे वो इस्तेमाल करो। तो वो कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, 18.0.3। ये है मार्केट में लेटेस्ट। तो पैकेज लॉक में क्या लिखा होगा, जो एक्चुअली में यूज हो रहा है। पैकेज डॉट जेसन में क्या लिखा है, जिसके ऊपर का यूज करना है, कि इससे ऊपर ऊपर का यूज करो। अब इसके ऊपर ऊपर तो बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं ना। पैकेज लॉक में क्या लिखा है, एग्जैक्ट वो वर्जन जो यूज कर रहा है एनपीएम। तो पैकेज लॉक को कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे। हम किस में लिखेंगे अपनी डिमांड, पैकेज डॉट जेसन में। पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, हम एनपीएम से बोलेंगे भैया एनपीएम मुझको इसका 18 ही चाहिए, मुझको चाहिए ही नहीं 18 से बड़ा, क्योंकि इसे मैंने देख लिया 18 से बड़े में तो बग है। जब तक वो बग सॉल्व नहीं होता मैंने डिपेंडेंसी को पिन कर दिया है। ठीक है। या फिर भैया ये जो टाइप स्क्रिप्ट है, मुझे इसका बस माइनर पैच में चेंज चाहिए, माइनर वर्जन में चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट वालों पे मुझे भरोसा नहीं है। ये माइनर वर्जन चेंज बता के एक्चुअली में बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी ब्रेक कर देते हैं। कई बार हो चुका है मेरे साथ। मुझे इस लाइब्रेरी बनाने वाले पे भरोसा नहीं है। यूज तो करनी पड़ रही है क्योंकि कोई अच्छा ऑल्टरनेट नहीं है, बट इतना भरोसा नहीं करता मैं इस लाइब्रेरी पे। तो मुझे इसका बस माइनर वर्जन का भी चेंज नहीं चाहिए, पैच का चलेगा। अगर उससे भी ज्यादा भरोसा तोड़ दिया तो फिर बाद में हम इसको पिन ही करके चलेंगे। इस लाइब्रेरी को जब भी हम अपडेट करेंगे, तुम खुद से अपडेट करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे ढंग से ठीक चल रहा होगा तो ठीक, वरना तो वापस रिवर्ट कर देंगे, राइट। तो आप अपने हिसाब से, और ज्यादातर कैरेट ही लगाओगे, टिल्डा कम लगाओगे और पिन भी कम ही करोगे। बट पैकेज डॉट जेसन को आप चेंज करोगे, पैकेज लॉक को आप कभी छुओगे नहीं। पैकेज लॉक को खोल के पढ़ सकते हो भाई, देखेंगे, हमको डिबगिंग में कई बार हेल्प मिलेगी कि देखूं तो कौन सा वर्जन यूज हो रहा है फिलहाल। उसको कभी आप छेड़ोगे नहीं। अगर आपने लिखा टाइप स्क्रिप्ट 4.6.3, तो पैकेज लॉक के अंदर भी यही लिखा होगा फिर तो, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने। एनपीएम के पास आप बोल रहे हो 4.6.3 ही यूज करो, और पैकेज लॉक में क्या लिखा होता है, एग्जैक्ट वो वर्जन जो यूज हो रहा है, तो 4.6.3 ही होगा अगर आपने डिपेंडेंसी पिन कर रखी है। अगर आपने ऐसे लिख रखा है तो पैकेज लॉक में हो सकता है 4.6.7 हो, या हो सकता है 4.6.13 हो, वट एवर, बट 4.7 नहीं होगा, क्योंकि ये वर्जन तो यूज ही नहीं करा जा सकता। तो एनपीएम अपने दायरे में रहते हुए, जो हमने उसको लिमिटेशन दी कि भैया सिर्फ करना तुम माइनर वर्जन, पैच को सिर्फ चेंज, तो पैच को चेंज करते हुए जो भी लेटेस्ट वर्जन बनता है वो उसको यूज करेगा और वो पैकेज लॉक में लिख देगा। मेक सेंस? अब समझो, फिर पैकेज लॉक में क्यों लिख रहा है वो, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों करवा रहे हैं हम उससे, कि एक तो भैया वो दो काम कर रहा है, अब देखो तो तीन, एक तो उसे नाम दो कोई, तो पैकेज जेसन को अब में जाके वो नाम लिख देता है, क्योंकि हम भी लिख सकते थे बट वो हम उससे करा रहे हैं। दूसरा, वो एक्चुअली में फोल्डर्स को सिंक कर रहा है, नोड मॉड्यूल्स को पैकेज डॉट जेसन के हिसाब से डाउनलोड कर रहा है। और तीसरी चीज, वो लॉग फाइल में भी जाके लिख रहा है कि आज से मैंने ये वर्जन यूज करना शुरू किया, अब मार्केट में नया आ गया, आज से मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो ये उससे हम लिखवा क्यों रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्यों करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये लेटेस्ट लाइब्रेरी कब डाउनलोड करता है, जब हम कमांड चलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने, क्या कहते हैं, रखा रखा मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है टेबल पे और एनपीएम
हर एक घंटे में खुद चलता है, लेटेस्ट लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेता है। ना ऐसा है कि जैसे ही मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ तो एनपीएम तुरंत नई लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेता है। जब मैं npm इंस्टॉल या npm अपडेट, एक कमांड है, दोनों में क्या फर्क है अभी समझेंगे। जब मैं कमांड्स चलाता हूँ npm की, तब वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करता है। इसमें एक रिस्क है, जो भी ओपन सोर्स कोड लिख रहे हैं है तो वो भी इंसान, उनके कोड में बग्स तो आ ही सकते हैं। तो जब भी हम लाइब्रेरीज अपडेट करते हैं तो आइडियली हमको, मैंने अगर npm इंस्टॉल चलाया तो 52 पैकेज तो डाउनलोड हुए हैं, 4 पैकेज रिमूव हुए हैं, एक पैकेज अपडेट हुआ है, और 135 पैकेजेस का ऑडिट हुआ है। एक ऑडिट का मतलब है सिक्योरिटी चेक भी। एनपीएम और चीजें भी करता है, कुछ कुछ चीजें आती रहती हैं कि इस तरह के, जिसने अगर सिंटेक्स यूज कर रखा है अपने कोड में तो उसमें बग, या फिर वो रिपोर्ट होते रहते हैं कि इस वाले वर्जन में सिक्योरिटी इशू है, इस वाले वर्जन में ये है। वो चेक भी करता है कि कोई गलत वर्जन यूज तो नहीं हो रहा, ताकि वो हमको वार्न कर पाए। काफी चीजें करता है। अब जब इसने कोई पैकेज चेंज कर दिया या कुछ हटा दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो वो लाइब्रेरी वाले से कोई गड़बड़ भी हो सकती है। तो हम जब भी npm इंस्टॉल करते हैं तो एक बार चला चलू के देख लेते हैं, सब चीजों को टेस्टिंग होनी चाहिए आइडियली। लेकिन उसमें भी एक पंगा है। हमने चलाया, npm इंस्टॉल करा, चलाया, सब कुछ ठीक चल रहा था। हमने कहा चलो भाई अब इस कोड को डिप्लॉय कर देते हैं। जब हम डिप्लॉय करेंगे, समझना, जब मैं गिटहब पे कोड पुश करूंगा तो गिटहब से ही तो जाएगा जहां भी हम कर रहे हैं डिप्लॉय। जैसे इस केस में हम एक जगह कहाँ कर रहे थे, तो क्या बोलते हैं, तो कुछ भी याद नहीं रहता। अरे वो जहाँ वेबसाइट जिसपे मैंने तुमको, codeyogi.io भी उसी पे पड़ी है, मैं उस पर इतने डालता लेकिन नाम भूल गया। कोई चैट में लिखेगा भला इंसान। नेटलीफाई, थैंक यू। नहीं रहता हूँ उसका याद, कुछ भी नहीं याद रहता, बट आजकल के जमाने में चल जाता है थैंक्स टू गूगल। नेटलीफाई, ठीक है। सो नेटलीफाई तो आपके गिटहब से ही कोड उठाएगा ना, और गिटहब पे हम डाउनलोडेड लाइब्रेरीज को पुश नहीं कर रहे हैं। ये नोड मॉड्यूल्स जो है मैंने गिट इग्नोर में डाल रखा है। रिमेंबर गिट इग्नोर का क्या काम था? गिट इन फाइल्स के चेंजेस पे ध्यान ही नहीं देता, एज इफ दीज फाइल्स डोंट एग्जिस्ट। गिट इग्नोर मतलब इन पे ध्यान मत दो, इनमें होने दो चेंज हो रहा है जो। जब मैं npm ऐड करता हूं या npm स्टेटस, तो ये मेरा नोड मॉड्यूल्स कभी भी गिटहब पे जाएगा ही नहीं। तो गिटहब पे नहीं जाएगा तो लाइब्रेरीज गिटहब पे पहुंची नहीं। तो जब गिटहब पे नहीं पहुंची तो गिटहब से कोड डाउनलोड हो रहा है नेटलीफाई पे, तो नेटलीफाई पे भी नहीं पहुंची। तो फिर मेरा प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? नेटलीफाई npm इंस्टॉल रन करके डाउनलोड कर लेगा लाइब्रेरीज को, बिकॉज भले ही लाइब्रेरीज नहीं है गिटहब पे, पैकेज डॉट जेसन तो है ना भाई। उसमें लिखा तो हुआ है कौन कौन सी लाइब्रेरी का कौन कौन सा वर्जन। तो मैं अपने गिटहब पे क्यों नहीं पुश कर रहा? क्योंकि वो इंटर कोड तो ऑलरेडी किसी और के गिटहब पे पड़ा हुआ है। अब मैं इतनी सारी लाइब्रेरीज, देखना, हमारे कोड से ज्यादा तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर कोड है, और अभी तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2-4 npm इंस्टॉल करेंगे, भर जाएगा नोड मॉड्यूल्स। तो मैं npm गिट पुश करूंगा अगर नोड मॉड्यूल्स को भी, तो वो ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पहली बात तो पुश करने में, पुल करने में टाइम लगेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, अभी हम देखेंगे, हम गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे। आप जब कोड पुश करोगे तो कोई सामने वाला बंदा तुरंत खोल के देखेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। रिमेंबर हमने गिट डिफ करके देखा था, उसमें दिखता था ये लाइन डिलीट हुई, ये लाइन ऐड हुई। तो आपके कोड को सीनियर लोग गिटहब पे देखेंगे। उसी गिटहब ऐसे ही दिखाते हैं साइड बाय साइड कि इस फाइल में ये चेंज करा, इस फाइल में ये चेंज करा। बट अगर नोड मॉड्यूल्स भी आपने पुश कर रखा होगा तो आपके काम के चेंजेस तो 4 लाइन के होंगे। अभी शुरू में कितना ही करोगे, थोड़ा थोड़ा कोड लिखोगे, बट नोड मॉड्यूल्स के चेंज दिखेंगे वहां पे।
कि ये फाइल हट गई, ये फाइल ऐड हो गई, ये फाइल हट गई, ये फाइल, और वो फाइल तुम्हारी तो है ही नहीं ना। उनका क्या करेंगे रिव्यू करके? वो तो जिसने लाइब्रेरी में पुश किया उसने अपने हिसाब से रिव्यू कर करा के किया ही होगा, राइट? तो नोड मॉड्यूल्स के चेंजेस जो है वो पोल्यूट कर देते हैं पीआर के रिव्यूज को भी, ठीक है? तो वो बेसिकली हमको नहीं करना है पुश, वो इंटरनेट पे ऑलरेडी है, वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। और अच्छा, अगर हम ऐसे कर लें कि डेव डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंसीज नोड मॉड्यूल्स, गिटहब ये भी तो कर सकते हैं ना कि नोड मॉड्यूल्स को हम पुश तो करें, बट नोड मॉड्यूल्स उसको पीआर में दिखाए ना। इतनी समझदारी तो कर सकता है गिटहब, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के चेंजेस को डिफ में ना दिखाए, वो और भी रिस्की है। आप लाइब्रेरी में चेंज करके कोई ऐसा कोड भी मर्ज करवा सकते हो जो कि अदरवाइज मर्ज नहीं होना चाहिए था, कोड रिव्यू में पकड़ा जाना चाहिए था। समझ आया? मतलब जो जो आपने कोड में चेंज किया वो पुल रिक्वेस्ट में दिखना तो बहुत जरूरी है। अब अगर आपने नोड मॉड्यूल्स में आपके में चेंज हुआ है, बट गिटहब ये सोचे कि ये तो नोड मॉड्यूल्स है, इसका क्या दिखाना, ये तो लाइब्रेरी के चेंजेस हैं, तो क्या गारंटी है? मैं पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करूं, फिर उसमें जाके कुछ कोड में चेंज कर दूं, मी एज अ जूनियर डेवलपर, और सीनियर्स उसको मर्ज भी कर दें, और मैंने कोड में चेंज कर दिया हो कुछ ऐसा कि ये सारे पॉइंट्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए या फलाना हो जाए, जो भी कुछ भी और, ठीक है? कुछ मैलिशियस कोड में मर्ज कर सकता हूँ। तो लाइक रिव्यूज आर इम्पोर्टेंट। अगर कोई किसी बैंक की वेबसाइट बन रही है, जो लोग ये इसकी नेट बैंकिंग, उसकी नेट बैंकिंग, अगर को किसी बैंक ने हायर कर लिया, तो तुम क्या सोच रहे हो जो मर्जी कोड लिखोगे नेट बैंकिंग में मर्ज हो जाएगा? क्या होएगा? एक बंदा लिखेगा तो 10 लोग उसको चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे कि ये कोड ठीक है, इस कोड में कुछ, तो समझ रहे हो, डिफ में तो सारा कोड दिखाना पड़ेगा। तो नोड मॉड्यूल्स को, देर आर वो मल्टीपल रीजंस, नोड मॉड्यूल्स को हम ऐड नहीं करना चाहते, तो हमने गिट इग्नोर कर रखा है। अब लेकिन इट क्रिएट्स वन प्रॉब्लम। मैंने अपने पे कोड चला के देखा, सब सही चल रहा था, मैंने इधर से कोड पुश किया गिटहब पे, गिटहब से पुश हुआ नेटलीफाई पे, नेटलीफाई ने किया npm इंस्टॉल, और ये जो 10 मिनट का टाइम लगा यहां से वहां, वहां से डाउनलोड, npm इंस्टॉल, इस बीच में टेलविंड सीएसएस का 30 पॉइंट समथिंग कोई नया कंपैटिबल वर्जन आ गया, हमारे रूल के हिसाब से वो कंपैटिबल है। तो जब नेटलीफाई पे npm इंस्टॉल हुआ, तो जो वर्जन डाउनलोड हुआ और जो 10 मिनट पहले मैंने अपने पे npm इंस्टॉल किया था और जो वर्जन डाउनलोड हुआ था, दोज टू वर्जन्स आर डिफरेंट, ठीक? या हो सकता है मैंने अपने पे npm इंस्टॉल 4 दिन पहले किया हो, 4 दिन से मैंने npm इंस्टॉल कमांड ही नहीं चलाई, मैं तो बस कोड लिखते जा रहा हूँ कुछ कुछ। तो 4 दिन पहले जो वर्जन था और जो नेटलीफाई पे वर्जन जाएगा वो तो अलग है ना। नेटलीफाई पे तो npm इंस्टॉल आज होगा डिप्लॉय होते टाइम, तो कोई लाइब्रेरी डाउनलोड हो गई और उस लाइब्रेरी में कोई बग निकला, तो आपके प्रोडक्शन में बग आ जाएगा, राइट? तो व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं जिस वर्जन पे टेस्टिंग हुई लाइब्रेरीज के, वो ही वर्जन सर्वर पे भी, प्रोडक्शन में भी यूज हो, राइट? जिन वर्जन्स पे टेस्टिंग हुई उसके बाद लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड ना हो। मेक सेंस? पता चला हमने तो सब कुछ टेस्ट वेस्ट भी किया, बट नेटलीफाई पे पहुंचते पहुंचते नया वर्जन आ गया मार्केट में, वो नया वर्जन डाउनलोड कर दिया npm ने, तो उसकी वजह से सब खराब हो गया काम। तो कैसे करें इस चीज को अचीव? इस चीज को अचीव करने के लिए npm इंस्टॉल एंड npm अपडेट, दो अलग अलग कमांड बनाई गई हैं। इनमें बहुत स्लाइट डिफरेंस है, समझते हैं वो डिफरेंस क्या है। एक सेकंड। npm इंस्टॉल और npm अपडेट में एक डिफरेंस है।
npm install only looks at package.json, looks at both package.json and package dot समझते हैं। npm install पैकेज डॉट जेसन पे भी ध्यान देता है, पैकेज लॉग जेसन पे भी ध्यान देता है। npm अपडेट ओनली रीड्स बोल देता हूं। npm इंस्टॉल दोनों को पढ़ता है, पैकेज जेसन को भी, पैकेज लॉग जेसन को भी। npm अपडेट सिर्फ पैकेज जेसन को पढ़ता है। व्हाट डज दिस मीन, क्या मतलब है इसका, अभी और समझेंगे। राइट्स बट हाँ ये भी मतलब बट बोथ राइट्स अपडेट्स समझ लेना। npm इंस्टॉल पैकेज लॉग को पढ़ता भी है और अपडेट भी करता है। npm अपडेट पैकेज लॉग को बस अपडेट करता है, उसमें बस लिखता है, उसमें उसे पढ़ता नहीं है, उसमें पहले से क्या लिखा हुआ है उस बात पे ध्यान नहीं देता। इसका क्या मतलब है, क्या वो है, अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, npm इंस्टॉल और npm अपडेट दो अलग अलग कमांड्स हैं और ये दोनों मिलके क्या पर्पस सॉल्व कर रही हैं कि जो मैंने जिस वर्जन पे टेस्टिंग हुई थी प्रोडक्शन में भी वही वर्जन जाए। ऐसा ना हो टेस्टिंग कर करा के और हमने 5 मिनट लगे हमें सर्वर पे कोड डालने में, और जब तक नेटलीफाई पे कोड पहुंचा तब तक लाइब्रेरी का नया वर्जन आ गया और npm इंस्टॉल की वजह से वो नया वर्जन डाउनलोड हो गया और सब, और उस नए वर्जन में था बग, सारा काम खराब हो गया। राइट। हम जब अपने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हैं तो लाइब्रेरीज में बग होगा तो भी हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, हमारे कोड में बग होगा तब भी नहीं चलेगा। कोड तो कोड है, बग होगा तो चलेगा ही नहीं प्रोजेक्ट, चाहे वो हमारे कोड का गलती हो जाए, हमने जो लाइब्रेरीज यूज की। तो सारी लाइब्रेरीज यूज कर करा के और डिप्लॉय करने से पहले हम पूरा टेस्ट करेंगे कि हमारा भी सब सही चल रहा है, लाइब्रेरी भी सही चल रही है, इस मतलब प्रोजेक्ट पूरा ठीक चल रहा हो, बट ऊपर न कुछ दूसरा वर्जन यूज ना हो जाए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं ये दोनों कमांड्स मिलके। समझ, अभी देखेंगे वो कैसे। लेकिन मैंने बताया डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये है npm इंस्टॉल दोनों को पढ़ता है, पैकेज जेसन को भी पैकेज लॉग को भी, और उसके बाद अपना काम करता है। npm अपडेट करता कहता है पैकेज लॉग जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा पैकेज डॉट जेसन को और उसके हिसाब से चलूंगा। ठीक है। लेकिन पैक npm अपडेट भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता है, सिंक करता है फोल्डर को, npm इंस्टॉल भी सिंक करता है। जो npm इंस्टॉल करता था वही npm अपडेट भी करता है। क्या करता था npm इंस्टॉल, लाइब्रेरीज को पैकेज जेसन के हिसाब से नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को सिंक करता था, कुछ डिलीट करता था, कुछ ऐड करता था, वही npm अपडेट भी करता है। बट npm अपडेट सिर्फ पैकेज जेसन पे ध्यान देता है, नोड मॉड्यूल्स पैकेज जेसन पे तो देता ही है, पैकेज लॉक पे भी देता है। लॉक पे क्या ध्यान देता है अभी समझते हैं। पैकेज जेसन को तो पढ़ेगा ही, वो पैकेज जेसन को पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा दोनों को कि कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, कौन सी लाइब्रेरी हट चुकी है उसको नोड मॉड्यूल में से डिलीट करना है। तो पैकेज और जेसन तो पढ़नी ही पड़ेगी दोनों को, और दोनों को ही पैकेज लॉक अपडेट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पैकेज लॉक में क्या लिखा होता है कि एग्जैक्टली कौन सा वर्जन आपने यूज किया। तो चाहे npm इंस्टॉल है चाहे npm अपडेट है, जो भी वर्जन डाउनलोड करेंगे उसको लॉक में लिखेंगे जाके। ठीक। बट npm इंस्टॉल पैकेज जेसन के अलावा पैकेज लॉक को भी पढ़ता है। उसमें क्या पढ़ेगा भाई,
समझते हैं। वो ये देखता है कि यहाँ पे रिएक्ट का क्या वर्जन लिखा हुआ है। रिएक्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कुछ समझाते टाइम शायद यहाँ से कैरेट हटा दिया था, तो कैरेट हटा हुआ है। तो इस रूल के हिसाब से npm इंस्टॉल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। npm इंस्टॉल पहले पढ़ेगा पैकेज जेसन, पढ़ के देखेगा कि क्या क्या लाइब्रेरीज हैं जो डाउनलोड होनी है, इंस्टॉल होनी चाहिए नोड मॉड्यूल्स में। और सबसे पहले तो वो हाँ, तो वो सबसे पहले पढ़ेगा, अच्छा रिएक्ट होनी चाहिए, रिएक्ट का कौन सा वर्जन होना चाहिए, 18.0.0। ठीक। अब वो जाके फिर देखेगा लॉग फाइल में कि लॉग फाइल में क्या लिखा हुआ है। अब मान लो लॉग फाइल में लिखा हुआ है 18.0.2, ये लॉग फाइल में लिखा हुआ है। तो वो क्या बोलेगा, यार लॉग फाइल का वर्जन और पैकेज जेसन का वर्जन, लॉग फाइल मतलब पैकेज लॉग डॉट जेसन, उसको मैं लॉग फाइल बोल रहा हूँ, उसको लॉग फाइल बोलते हैं। तो जो लॉग फाइल का वर्जन है और जो पैकेज जेसन का वर्जन है वो तो कंपैटिबल ही नहीं है। पैकेज जेसन के हिसाब से एग्जैक्टली कौन सा वर्जन होना चाहिए, 18.0.0, और पैकेज लॉक में क्या लिखा हुआ है, 18.0.2। और जो पैकेज लॉक में लिखा हुआ है नोड मॉड्यूल्स में भी वही पड़ा होगा, अनलेस कि आपने नोड मॉड्यूल्स को जाके मैनुअली छेड़ दिया हो। ठीक है, तो आपने मैनुअली भी छेड़ा तो भी npm इंस्टॉल उसको फिक्स कर देगा। सो कुल मिला के कहानी ये है, वो कह रहा है यार ये तो इनकम्पैटिबल वर्जन है, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो पैकेज डॉट जेसन को वैल्यू करेगा। अगर दोनों में इनकम्पैटिबिलिटी है तो वो किस पे ध्यान दे, किसकी बात को बड़ा करेगा, पैकेज डॉट जेसन। तो क्या करेगा वो, 18.0.2 जो इंस्टॉल्ड है उसे तो हटा देगा, डिलीट कर देगा, 18.0.0 ही डाउनलोड करेगा। और पैकेज लॉक को अपडेट कर देगा, पैकेज लॉक में पहले 18.0.2 लिखा हुआ था, उसको हटा के 0 लिख देगा। मेक सेंस? चलो, लेकिन अगर यहाँ टिल्डा लगा होता फिर क्या होता, ये जैसे नीचे वाले केस में देख लेते हैं। नीचे वाले केस में भी मान लो उसको मिला 18.0.3, जैसे कि है भी, अभी हमने देखा था लॉग फाइल में 18.0.3 लिखा हुआ था रिएक्ट डॉम का। npm इंस्टॉल ने पहले देखा पैकेज जेसन को, उसके हिसाब से 18.0.0 से बाद का कोई भी वर्जन चलेगा। लॉक में क्या लिखा हुआ है, 18.0.3, तो ये तो कंपैटिबल है। ठीक। और मार्केट में लेकिन हो सकता है लेटेस्ट हो 18.0.5। तो इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है कि 18.0.0 से बड़ा कोई भी वर्जन, मेजर वर्जन अगर चेंज नहीं हो रहा, कोई भी बड़ा लेटेस्ट वर्जन बेसिकली, तो मतलब 18.0.0 से बड़ा कोई भी वर्जन चलेगा यहाँ पे। पैकेज लॉक में ये है इंटरनेट पे, लेकिन ये पड़ा हुआ है लेटेस्ट, इससे भी ऊपर का एक आ चुका है 0.3 0.3 की जगह 0.4 या 0.5 आ चुका है। अब इस केस में वो कौन सा इंस्टॉल करेगा, 18.0.3 या 18.0.5? वो करेगा 18.0.3। वो बोलेगा यार मैं इस केस में दोनों को खुश रख सकता हूँ, तो क्यों ना दोनों को हैप्पी रखा जाए, पैकेज लॉक को भी और पैकेज जेसन को भी। अगर दोनों में लड़ाई है, दोनों दोनों को एक साथ हैप्पी नहीं करा जा सकता, तो वो किसकी मानेगा, पैकेज डॉट जेसन। लेकिन अगर पैकेज जेसन और लॉग फाइल दोनों को एक साथ सेटिस्फाई किया जा सकता है, तो फिर वो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, मिडिल पाथ निकालेगा। हमारी पैकेज जेसन बोल रहा है 18.0.0 से बड़ा कोई भी वर्जन, पर कोशिश करना नए से नया उठाना। ये तो मतलब है इसका टिल्डा का कि 18.0.0 से बड़ा कोई भी वर्जन जो लेटेस्ट से लेटेस्ट हो। लेटेस्ट से लेटेस्ट तो 18.0.5 है।
लेकिन क्योंकि लोक में 18.0.3 लिखा हुआ है तो बोलेगा यार छोड़ो 18.0.5, 18.0.3 पे ही जाते हैं, क्योंकि उससे दोनों खुश रह जाएंगे। लोक फाइल भी खुश, लोक फाइल में 18.0.3 लिखा हुआ था, राइट। अगर यहीं पे एनपीएम अपडेट होता तो क्या करता हूँ, वो 18.0.5 ही उठाता, क्योंकि लोक फाइल तो वो पढ़ता ही नहीं, लोक फाइल पे वो ध्यान ही नहीं देता। वो सीधा 18.0.5 उठाता, इंस्टॉल कर देता और फिर लॉग फाइल में जाके क्या लिख देता, 18.0.5। वहां पहले क्या लिखा हुआ था वो जाए तेले में, कोई मतलब नहीं। क्या लिखा था वहां पहले 18.0.3, अब क्या हो जाता, एनपीएम अपडेट चला देते तो 18.0.5। एनपीएम इंस्टॉल क्या करेगा, लॉग फाइल में 18.0.2 लिखा था तो इसने भारी मन से उसे 18.0.0 कर दिया। एनपीएम इंस्टॉल दोनों को खुश रखना चाहता है, ठीक है। जब दोनों खुश नहीं रह पाते, किसी एक की सुनता है, ठीक है। मैरिड पीपल विल अंडरस्टैंड इट इजीली, तुम सब बैचलर हो, ठीक है। दे वांट टू कीप बोथ पार्टीज हैप्पी, ठीक है। समझ जाओगे, कुछ बात है क्लास में नहीं समझाई जा सकती, एक्सपीरियंस से समझ आएंगे। दे वांट टू कीप बोथ पार्टीज हैप्पी, अब किसकी सुने, ठीक है। तो npm install is like married person and npm update is like bachelor है, ज्यादा की किसी की नहीं सुनता वो, ठीक है। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ क्या कह रहा था मैं, 18.0.3 18.0.2 की जगह 18.0.0 कर देगा भारी मन से, ठीक है। क्योंकि सुन्नी दोनों की है तो दिक्कत आई तो उसने पैकेज डॉट जेसन की सुनी। बट जहां कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, निकाल रहा है। एनपीएम अपडेट नहीं निकालता बीच का रास्ता, वो पैकेज डॉट जेसन के हिसाब से चलता है और लॉग फाइल को जेसन के हिसाब से सेट कर देता है कि जेसन के हिसाब से होना चाहिए 18.0.5 से बड़ा लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट है 18.0.5, तुमने लिख रखा है 18.0.0, हटाओ इसे, 18.0.5 आएगा, ठीक है। अब इससे हाथ क्या लगा इतनी लंबी कहानी से, एक ही ठीक थी पैकेज डॉट जेसन, ये पैकेज जेसन के साथ लॉग फाइल भी ले आया, अब इससे हाथ क्या लग रहा है, इससे ये हाथ लग रहा है नेटलीफाई पे चलेगा npm इंस्टॉल, ठीक। हमने अपने लोकल पे भी क्या चलाया होगा, npm इंस्टॉल या npm अपडेट भी। लोकल पे तो हम npm अपडेट भी चलाएंगे, npm इंस्टॉल भी चलाएंगे, बताऊंगा कौन सी कब चलाएंगे। नेटलीफाई पे या जो हमारे सर्वर पे जहां डिप्लॉयमेंट हो रहा होगा वहां पे सिर्फ क्या चलाएंगे, npm इंस्टॉल। तो जो मेरे कंप्यूटर पे जब मैंने लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी थी npm इंस्टॉल या npm अपडेट की हेल्प से, तो जो लॉग फाइल बनी थी, जो वो लॉग फाइल मैंने गिट ऐड -a में ऐड कर दी होगी, गिट पुश कर दी होगी, तो जब ऊपर npm इंस्टॉल चलेगा तो समझना एग्जैक्ट वही वर्जन इंस्टॉल होंगे जो मेरे पे इंस्टॉल हुए थे। क्यों, इसलिए कि वो दोनों को हैप्पी रखने की कोशिश करता है npm इंस्टॉल। जब मैंने अपने लोकल पे npm इंस्टॉल चलाया तो पैकेज जेसन और पैकेज लोक में लड़ाई बचेगी ही कहाँ। पैकेज लोक और पैकेज जेसन में कब लड़ाई होगी, जब मैंने जेसन फाइल को चेंज करा हो, राइट। अब जब मैं जेसन फाइल को चेंज करके एनपीएम इंस्टॉल चलाऊंगा तो दोनों में हो सकता है लड़ाई हो, क्योंकि जेसन फाइल अब कुछ नई बात कह रही है, लॉग फाइल कुछ पुरानी बात ही कर रहा है। हो सकता है कोई फाइल लाइब्रेरी हो जो जेसन में है, लॉग में है ही नहीं, या तो अब किसकी सुनेगा वो, लोग तो कुछ कह ही नहीं रहा उस लाइब्रेरी के बारे में, जेसन कह रहा है तो जेसन की सुनेगा। या हो सकता है कोई लाइब्रेरी, अब अगर मैं यहां से इसे हटा दूं तो जेसन के हिसाब से रिएक्ट का कौन सा वर्जन होना चाहिए प्रोजेक्ट में, कोई नहीं, रिएक्ट उड़ा दी मैंने। जेसन कह रहा है पैकेज जेसन, मुझे तो रिएक्ट चाहिए ही नहीं,
और लॉग फाइल क्या कह रही होगी? लॉग फाइल हमने थोड़ी देर पहले ही 18.0.0 पे सेट करी थी, तो लॉग फाइल कह रहा है 18.0.0 होना चाहिए, पैकेज कह रहा है होनी नहीं चाहिए, तो क्या होगा? पैकेज जीतेगा। पैकेज लॉक लॉक फाइल में से भी वो हटा दी जाएगी, लॉक फाइल को अपडेट कर दिया जाएगा। मेक सेंस? तो दोनों में लड़ाई कब आएगी? दोनों में लड़ाई तब आएगी जब आप जेसन को अपडेट करने के बाद पहली बार npm इंस्टॉल करोगे, तो लॉक फाइल उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगी। बट अगर लॉक फाइल एक बार अपडेट हो गई और आप जेसन को छेड़ो ना, तो आप कितनी भी बार npm इंस्टॉल करो, सेम वर्जन यूज होगा, जो लॉक में लिखा हुआ है वो ही, क्योंकि जेसन और लॉक में कोई लड़ाई नहीं है। अब अगर देखो, नई npm इंस्टॉल क्या करेगा? लेटेस्ट लाइब्रेरी डाउनलोड करता अगर, भाई पैक नई लाइब्रेरी कब इंस्टॉल होगी? नई लाइब्रेरी दो केसेस में इंस्टॉल हो सकती है ना। या तो मैं जेसन में जाके चेंज करूं, पहले मैं यूज ही नहीं कर रहा था टेलविंड सीएसएस, अब मैंने जेसन में जाके लिख दिया टेलविंड सीएसएस, तो नई लाइब्रेरी यूज हो डाउनलोड होगी। या फिर कब डाउनलोड होगी? जब पुरानी ही किसी लाइब्रेरी का मार्केट में नया वर्जन आ गया हो, तब डाउनलोड होगी। बट npm इंस्टॉल नए वर्जन को कभी डाउनलोड नहीं करता अगर पुराना पड़ा हुआ है और पुराना सही पड़ा हुआ है। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा 18.0.0 से बड़ा, ऐसे लिख के, ये नई लाइब्रेरी मान लो, ऐसे समझो मैंने डाउन एक लाइब्रेरी करी, हा हा हा, और इसका वर्जन मैंने डाउनलोड कर दिया 0.0.7, ठीक, चला दिया npm इंस्टॉल। तो जब npm इंस्टॉल यहाँ पहुंचेगा, कहेगा यार ये हा हा लाइब्रेरी का तो 0.0.7 से बड़ा कोई भी वर्जन चाहिए, और मार्केट में जाके ढूंढेगा, इंटरनेट पे जाके ढूंढेगा, तो उसको दिखेगा इसका लेटेस्ट वर्जन इज 0.1.5, तो वो इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेगा। बट उससे पहले वो क्या करेगा? लॉक को भी पढ़ता है npm इंस्टॉल, तो लॉक में जाएगा, लॉक में इसका कौन सा वर्जन दिखेगा? कोई नहीं, क्योंकि पहली बार इंस्टॉल कर रहा हूं, लॉक में तो अभी इसकी एंट्री नहीं है, तो कहेगा लॉक तो इसके बारे में कुछ कह नहीं रहा, और जेसन फाइल कह रही है 0.0.7 से बड़ा कोई भी, और इंटरनेट पे इसका लेटेस्ट है 0.1.5, कंपैटिबल है, मेजर वर्जन चेंज नहीं है, बस माइनर और पैच वर्जन चेंज है। तो लेट्स डाउनलोड दिस, कर लेगा वो डाउनलोड, ब्रेक का टाइम हो रहा है बस, ले रहे हैं, ठीक है। अब 2 दिन बाद मैंने फिर npm इंस्टॉल चलाया, लॉक में क्या लिखा हुआ होगा अब? 0.1.5। जब मैंने पिछली बार चलाया था उसने 0.1.5 डाउनलोड किया था, तो npm लॉक फाइल में लिख दिया था ना। अब जब मैं फिर से npm इंस्टॉल चलाऊंगा, तो मेरी पैकेज डॉट जेसन तो बोल रही है 0.0.7 से बड़ा कोई भी वर्जन, और लॉक फाइल बोल रही है 0.1.5, तो अब हमेशा 0.1.5 ही डाउनलोड होगा। लॉक हो गया, अपने आप नहीं बढ़ेगा। अब मार्केट में आते रहेंगे वर्जन, 0.1.6 आएगा, 0.1.7 आएगा, 0.2.3 आएगा, आते रहें। मैं जब जब npm इंस्टॉल करूंगा, कौन सा डाउनलोड होगा? 0.1.5। तो फिर इंटरनेट से लेटेस्ट कब डाउनलोड होगा? इंटरनेट से दूसरा वर्जन कोई भी कब डाउनलोड होगा? या तो मैं पैकेज डॉट जेसन में चेंज कर दूं, मैं यहां पे कर दूं 0.1.9। अब दिक्कत है, पैकेज जेसन कह रही है 0.1.9 से बड़ा कोई भी वर्जन, और लॉक फाइल कह रहा है 0.1.5। दोनों को एक साथ हैप्पी नहीं रखा जा सकता, तो किसकी चलेगी? पैकेज डॉट जेसन की। पैकेज डॉट जेसन की जब हम सुनेंगे कि इससे बड़ा कोई भी वर्जन, और इससे बड़ा वर्जन जो मार्केट में हमको दिखा वो है 0.2.3, तो अब लॉक फाइल अपडेट कर दी जाएगी। मेक सेंस? तो npm इंस्टॉल तो सिर्फ तब नए वर्जन डाउनलोड करता है
जब आप पैकेज डॉट जेसन में कोई चेंज करो जिसकी वजह से पैकेज डॉट जेसन और लोक फाइल में डिफरेंस आ जाए। अब डिफरेंस आया तो उसकी मजबूरी है कि उसको जेसन की सुननी पड़ेगी, पैकेज डॉट जेसन की, उसके हिसाब से लोक फाइल को अपडेट करना पड़ेगा। बट वंस लोक फाइल इज अपडेटेड, ये दोनों आर ऑन द सेम पेज। अब आप जब भी npm इंस्टॉल करोगे तो लोक वाले वर्जन ही डाउनलोड होंगे, बिकॉज लोक वाले वर्जन पैकेज डॉट जेसन को भी तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, तभी तो वो लोक फाइल में एंटर हुए थे। कब जाएंगे वो आउट ऑफ सिंक? जब आप जेसन फाइल को चेंज करोगे। अगर आप जेसन फाइल को चेंज नहीं कर रहे तो npm इंस्टॉल हमेशा क्या करेगा? लोक फाइल के हिसाब से चलेगा। अगर आपने जेसन को चेंज करा और आपके चेंज की वजह से कोई दिक्कत, हमेशा ऐसा भी नहीं, देखो यहाँ पे ये था, अब है 0.2.3 यूज हो रहा है, लॉग फाइल में क्या लिखा होगा? 0.2.3। अब इसे मैं कर दूं 0.1.10। अब मैंने जेसन में चेंज किया, लेकिन इस चेंज की वजह से जेसन और लॉक में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, दोनों हैप्पी हैं अभी भी 0.2.3 से, तो अभी भी 0.2.3 ही रहेगा। मेक सेंस? अगर आपने जेसन में कुछ ऐसा चेंज कर दिया जिसकी वजह से लॉक फाइल और जेसन फाइल में तकरार हुई, तो जेसन की चलेगी और जेसन के हिसाब से लॉक को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक? तो इसका फायदा, नेटलीफाई पे आप npm इंस्टॉल ही तो कर रहे हो, वहां पे कोई पैकेज जेसन को एडिट थोड़ी ना कर लिया नेटलीफाई की टीम बैठ के। जो पैकेज जो जेसन आपने बना दिया बस वही ऊपर पुश कर दिया, वहां पे npm इंस्टॉल हो गया। सो बेसिकली जो वर्जन आपकी लॉक फाइल में लिखे हुए थे, आप जब भी पैकेज जेसन चेंज करोगे तुरंत npm इंस्टॉल करोगे। सिर्फ ऐसे ही थोड़ी ना, पैकेज डॉट जेसन में ऐसे ना घूमते घूमते आए कि चलो टिल्डा हटाते हैं और फिर चले गए। ये टिल्डा हटाया कुछ सोच के हटाया होगा, हटाया है तो npm इंस्टॉल करो। पैकेज डॉट जेसन को चेंज करोगे तो तुरंत npm इंस्टॉल रन करोगे। जब तुरंत npm इंस्टॉल रन करोगे तो नई लॉग फाइल बन जाएगी, अपडेटेड लॉग फाइल। अपडेटेड लॉग फाइल बन जाएगी तो ऊपर जब आप पुश करोगे तो वो अपडेटेड लॉग फाइल ही जाएगी ना। तो कब, सो प्रोडक्शन पे तो सब कुछ लॉग फाइल के हिसाब से ही होगा। आप अपने लोकल पे क्या करोगे? या तो लाइब्रेरीज के वर्जन चेंज, कुछ सोच समझ के कि यार ये इस वाले 0.2.3 में तो बग है, तो मैंने पहले तो लिख रखा था ये, और इसके हिसाब से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो गया 0.2.3, बट इसमें तो बग है और ये बग 0.2.1 में आया था, तो द लेटेस्ट नॉन बगी वर्जन इज 0.2.0, सो लेट्स स्पिन इट। कुछ सोच समझ के। या फिर अरे ये हाँ हाँ लाइब्रेरी तो अब हम यूज ही नहीं कर रहे, ये तो हमने हटा दिया कोड में से, बट ये यहाँ पड़ी हुई है, हटाओ इसे। राइट? कुछ सोच समझ के चेंजेस कर रहे होगे। या फिर अरे ये एक नई लाइब्रेरी है, हाँ हाँ तो ठीक थी, लेकिन हाँ हाँ की जगह हो यूज करेंगे, वो इंस्टॉल कर ली, ठीक है, जो भी उसका वर्जन। तो आप पैकेज डॉट जेसन में चेंज करते रहोगे अपने हिसाब से, npm इंस्टॉल करते रहोगे, लॉग फाइल जनरेट होती रहेगी। या फिर आप कभी कभी npm अपडेट रन करोगे। npm अपडेट का फायदा ये है, हम npm अपडेट हम तब रन करना चाहते हैं जब हम एक्चुअली में मार्केट से लेटेस्ट वर्जन चाहते हैं हर लाइब्रेरी का, भले ही चाहे वो लोक फाइल के साथ कंपैटिबल ना हो। तो npm अपडेट कभी सर्वर पे नहीं करोगे, npm अपडेट अपने लोकल पे करोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि हर 15 दिन में हम एक बार npm अपडेट रन करके लेटेस्ट वर्जन हर लाइब्रेरी का डाउनलोड कर लें और फिर 1 घंटा टेस्टिंग करें कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो गिट एड माइनस है, गिट पुश। अब npm अपडेट ने भी तो लॉग फाइल चेंज कर दी होगी ना, तो सर्वर पे अभी भी वही वर्जन जाएंगे जो npm अपडेट से आपके पास आए थे और जिन पे आप 1 घंटा टेस्टिंग कर चुके हो। ठीक है? और इसका एक तो प्रोडक्शन पे बग नहीं जा रहा, दूसरी प्रॉब्लम ये है हम इतनी लाइब्रेरीज यूज करेंगे कि आपने कोड पुश किया, दूसरे डेवलपर ने डाउनलोड करा, ठीक है, डाउनलोड करा, उसने npm इंस्टॉल रन करा। जब भी आप कोड डाउनलोड करोगे तो विल ऑलवेज रन npm इंस्टॉल, क्योंकि हो सकता है दूसरे बंदे ने पैकेज डॉट जेसन में कुछ चेंजेस कर दिए हो,
तो उसके हिसाब से हमारे पास भी आ जाए हमारा कोई लाइब्रेरी जो उसने ऐड करी हमारे में नहीं है। लेकिन npm इंस्टॉल अननेसेसरीली वर्जन्स को अपडेट नहीं करता है, वो लॉक फाइल के हिसाब से ही चलता है, उन्हीं चीजों को छेड़ता है जहां कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता ना, लॉक फाइल ना होती तो क्या होता, मैंने करा npm इंस्टॉल, अब जब भी npm इंस्टॉल करते दो चार लाइब्रेरी तो अपडेट होती ही। अब अगर किसी लाइब्रेरी में बग होता तो मैं अपना काम करता या उस बग को फिक्स करता, मतलब एक्चुअली में आप नॉर्मल करते हो npm इंस्टॉल, npm अपडेट आप तब करते हो जब आप रेडी हो लाइब्रेरीज के नए वर्जन्स के पेन हैंडल करने के लिए, कि आप ना तसल्ली से टेस्ट करोगे, कोई छोटा मोटा हुआ तो फिक्स कर लेंगे। डे टू डे लाइफ में आप npm इंस्टॉल करते रहते हो। तो npm इंस्टॉल का फायदा ये है, जितने चेंजेस जरूरी हैं उतने आपको दे भी देगा। जैसे अगर मैंने देखा कि जीरो किसी लाइब्रेरी के 18.0 किसी इस लाइब्रेरी के किसी वर्जन में बग गया है और हम वो यूज करने लग गए थे, तो लेट्स पिन इट, तो मैंने कर दिया 18.2.5, तो बाकी सबके पास भी 18.2.5 अपने आप पहुंच जाएगा बाय npm इंस्टॉल। लेकिन अननेसेसरीली लाइब्रेरीज अपडेट नहीं होंगी। पैकेज डॉट जेसन में जो चेंजेस किए गए उसी के बेस पे चेंजेस होंगे npm इंस्टॉल से। npm अपडेट से सारी लाइब्रेरीज के नए वर्जन आ जाएंगे। ठीक है, तो npm अपडेट हम करेंगे हर 2 हफ्ते में। कॉफी का मग रखेंगे साइड में, गहरी लंबी सांस लेंगे, npm अपडेट रन करेंगे, टेस्टिंग शुरू करेंगे। डे टू डे में नहीं छेड़ेंगे, वरना तो प्लान था कुछ और, डे का हो जाएगा कुछ और ही शायद। अक्सर होता है ऐसा, लाइब्रेरीज में कहीं ना कहीं किसी में बग आ गया, आप अपना काम छोड़ के, पता चला कुछ अर्जेंट काम करना था, शाम तक फिक्स करके देना था कुछ, और आप लाइब्रेरीज के लफड़ों में पड़ गए। न्यूअर वर्जन कैन वेट फॉर अ वीक, ऐसा क्या जल्दी है नए वर्जन की। ठीक है, कि जल्दी होगी नए वर्जन की तो किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के नए वर्जन की जरूरत होगी, पैकेज डॉट जेसन में जाके चेंज करो, उसका नया वर्जन यूज करो। बट जर्नल अपडेट npm अपडेट से होगा। तो समझ आ रहा है लॉक फाइल का क्या यूज है। बिकॉज ऑफ लॉक फाइल आप npm इंस्टॉल रन करके बाकी सबके पुराने वर्जन पे चिपके रहते हो, बस जो चेंज हुई होती हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आया होता है पैकेज डॉट जेसन में, वो वाले वर्जन्स वो आपको अपडेटेड मिल जाते हैं। ठीक है, मेक सेंस। मैं पैकेज डॉट जेसन में कुछ चेंज करूंगा तो वो चेंज तो मुझको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो चीजें मैंने चेंज नहीं करी उनके पुराने वर्जन ही चलते रहेंगे। गॉट इट। चलो, तो npm का बस यही यहाँ कहानी खत्म।